अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, वेलकम टू बैक माय चैनल। नाविल सब हम लोग का जो नावल है निसाब असलम अमायमा शफीक कुरैशी। चले जी बढ़ते हैं हम इस नावल की आज की हमारी तीसरी किस्त की जानिब। कॉलेज से वापसी पर वो दोनों पैदल चल रहे थे। मौसम की खनकी की वजह से दोनों ही ने जैकेट्स पहन रखी थी। नियाग्रा फॉल्स से वापस टोरंटो आए इन्हें काफी दिन गुजर गए थे। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। अफजा ने दोबारा अपने जज्बात इसके आगे आशका नहीं किए थे और न ही ऐनक ने दोबारा इस हवाले से कोई बात की थी। आज तुम मेरे साथ घर चल रहे हो, इसने गो के धमाका किया था। वो इसे देखता ही रह गया था। आखिर वो करना क्या चाहती थी। मुझे मत मुझे गलत मत समझो ऐनक, मैं बस वैसे ही तुम्हें अपने वालिदैन से मिलवाना चाहती हूँ। एक दोस्त होने के नाते तुम मेरी इतनी सी तो ख्वाहिश पूरी कर सकते हो ना। आंखों में उम्मीद के जुगनू लिए वो इल्तिजा कर रही थी। नफी में हिलता सर का जज्बात में हिला था। वो समझ नहीं सका था, शायद उसे मजीद दुख नहीं देना चाहता था। लम्हे भर में अफसा के लबों पर जानदार मुस्कुराहट नमदार हुई थी। वो छोटी छोटी बातों पर ऐसी ही खुश हो जाया करती थी। काफी कलील इहाते पर मुहित वो एक दिलकश घर था, जिसके बैरूनी दरवाजे के इर्द गिर्द एक तरतीब से पौधे सजाए गए थे। अंदर जाने के लिए 3 अदद सीढ़ियां बाहर मौजूद थी। जीने चढ़ते वो इसके पीछे चल दिया था। गरमाइश के एहसास से इसके जमे हुए खून को कुछ तकवीत मिली थी। हीटिंग सिस्टम ऑन था। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मगर तुम्हारे पेरेंट्स, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था वो घर नहीं होंगे। मगर तुम फिक्र ना करो, मॉम आती ही होगी। मुस्कुरा कर किचन में ही गई थी। अहनफ पहली बार इसके घर आया था और वो इसके लिए कुछ खास करना चाहती थी। अहनफ ने खामोश निगाह सारे घर पे दौड़ाई थी। एक फर्निश्ड घर था। दीवारों से लेकर कालीन तक हर चीज ही अपनी मिसाल आप थी। गहरी सांस खारिज करते अहनफ ने सामने शीशे की मेज में अपना अक्स देखा था। उदास चेहरा और बंजर आंखें। वो हंस दिया था। इसे अपने वजूद में ऐसा कुछ नहीं दिखता था जिस बिना पर अफजा इसके इर्द गिर्द मंडलाती थी। वो निहायत ही बेवकूफ थी। सर झटकते इसने सोफे के पुट से टेक लगाई थी। छत पर झूलते फानुस को देखते इसकी आंखें बंद होने लगी थी। आंख खोलने की सही करते इसने बाएं तरफ देखा था। नींद की वादी में डूबती आंखें पट से खुली थी। वो झटका खाकर सोफे से उठा था। दीवार पर बहुत सी तस्वीरें चस्पा थी। वो बेख्तियार कदम उस जानिब पर आ गया था। वस्त में लगी एक बड़े साइज की तस्वीर को इसने छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था कि मगर अफजा की आवाज पर इसका हाथ हवा में ही मुअल्लिक रह गया था। ये मेरी मॉम है। पूरा कनाडा इसके सर पर गिरा था। सर्दी क्या और गर्मी क्या, वो तो हर एहसास से बड़ी जिम्मा हुआ था। कैसा इंकशाफ था ये। इसके हाथ कपकपाने लगे थे और आंखों का बंजरपन अब सुर्खी में तब्दील हुआ था। इसके माथे की रगें उभरने लगी थी। लब भींचे वो तेज तेज कदम उठाता वहां से वापस मुड़ा था। वो इसे कितनी ही आवाजें लगाती रही थी मगर रुकना तो दूर, इसने पलट कर भी नहीं देखा था। दिन की रोशनी पर अब रात की तारीकी का बसेरा था। आसमान पे तारे बरकी खमखमों के माने टमटमा रहे थे। हर चीज से अनजानो बिस्तर पे आंखें बंद किए लेटी हुई थी। जब इसे अपने गाल पर किसी का लम्स महसूस हुआ था। कोई मुसलसल अपने हाथ की पुष्ट इसके गाल सहला रहा था। इसने आंखें नहीं खोली थी। आई एम सॉरी, श्रेया ने इसके कान के करीब सरगोशी की थी। अनादिल बगैर किसी हरकत की लेटी ही रही थी। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। तुम आखिर क्यों इस किस्म की हरकतें करती हो। लहजे में कोई बरहमी नहीं थी। वो बस इसे अपनी बेबसी जता रहा था कि वो उसके लिए कितनी अहम है। क्योंकि मैं पागल हूँ और मुझसे शादी करके तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। एक काम करो, जल्द अज जल्द अपनी गलती सुधार लो। सुर्ख पड़ती आंखों के साथ वो एक झटके से उठी थी। आंखों के गिर्द सूजन चीख चीख कर बता रही थी कि वो कितनी देर रोती रही है। खाना भी नहीं खाया तुमने। वो बेहद नरमी से एक बार फिर इसकी गाल की पुष्ट सहलाने लगा था। अनादिल इसके हाथ को दूर धकेला था। आंखों में एक बार फिर आंसू चमकने लगा थे। ठीक है मैं बेवकूफ हूँ। ठीक है मैं कभी कभी बचकाना हरकतें कर जाती हूँ। ठीक है मैं जाने अनजाने में मुसीबत में कूद जाती हूँ। मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पर्दे का मजाक उड़ाओ। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। मैं भी नहीं हूँ शयान। मुझ में हजार खामियां हैं और मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ। मैं नहीं कहती कि मैं अमली तौर पर एक बहुत अच्छी मुसलमान हूँ, मगर मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। इसकी आवाज मध्यम से मध्यम करती जा रही थी। गरम से चेहरे पर बहते ही चले जा रहे थे। नाक और गाल सुर्ख पड़ चुके थे।
मैं किसी चीज़ का मज़ाक नहीं उड़ा रहा। मैं जानता हूँ कि पर्दा तुम्हारे लिए कितना अहम है। मैं बस ये कह रहा हूँ पर्दे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुस्बत पहलुओं को कभी तो देखो ना। तुम्हारी जान बच गई, तुम्हारी इज़्ज़त पे कोई हर्फ नहीं आया, मगर तुम सिर्फ़ एक चीज़ को देखती हो। बुलबुल, मैं भी पर्दे की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मैं उस वक़्त गुस्से में था, उसका हाथ थामे वो बहुत नरमी से अपनी बात समझा रहा था। इस बार अनादिल ने उसका हाथ झटका था। इस बार ना नादिर ने उसका हाथ झटका था, ना ही इसे खुद से दूर किया था। तुम बस आज के बाद मेरी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाओगे। अनादिल, हम साथ में बहुत खुश रह सकते हैं अगर तुम हमारे दरमियान किसी तीसरे को ना लाओ तो। तुम भी दोबारा मुझसे इस तरह बात नहीं करोगे। जो हुक्म जाने मन। सर तस्लीम खम करने के अलावा कोई और रास्ता कहाँ बचा था उसके पास? ये मत बोला करो। मनोरुठेपन से गोया हुई थी। ओके बुलबुल, वो ना चाहते हुए भी हंस दी थी। अच्छा एक बात तो बताओ, ये जो तुम्हारा घर और बिजनेस है, इसमें तुम बहनों का भी तो हिस्सा होगा ना? शियान ने नहरी ही सरसरी अंदाज में पूछा था। हाँ है, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? वो हैरान हुई थी। तुम अपना हिस्सा क्यों नहीं मांगती? अनादिल की होठों की मुस्कुराहट फौरन सिमटी थी। इसके चेहरे पे नागवारी उभरी थी। शयान, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो उलझी निगाहों से इसे देख रही थी, ऐसे जैसे सुनने में कोई गलती हुई हो। तुम्हारी बड़ी बहन की तो शादी तुम्हारी चचा सास से ही हुई है ना, और छोटी बहन अभी कंवारी है, मगर तुम तो शादीशुदा हो ना। तुम क्यों अपने चचा से अपना हिस्सा नहीं मांगती? इसका लहजा बिल्कुल आम सा था, जबकि अनादिल के चेहरे पर सिर्फ बेयकीनी थी। वो शयान से इस किस्म की बात की तवक्को नहीं रखती थी, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। इसने चिढ़कर जवाब दिया था। मगर मुझे तो है। वो सांस रोके से देखती रही थी। वो संजीदा था, बेहद संजीदा। कल तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा, तुम इनसे अपना हिस्सा मांगना। असूलन तो इन्हें खुद ही दे देना चाहिए था, मगर खैर। वो कंधे उचकाकर बिस्तर से उठा था। अब वो फोन पर मुसलसल कुछ टाइप करते बाहर चला गया था। वो बस इसे जाता देखती ही रह गई थी। शयान की जानिब से ये मुतालबा बहुत अजीब था। आखिर किस चीज की कमी थी उसे, जो वो अनादिल का हिस्सा चाहता था? अनादिल ने दोनों हाथों से अपना चकराता सर थामा था। शयान ने इसे कड़े इम्तिहान में डाल दिया था। उसे अपना मायका छूटता हुआ महसूस हुआ था। हारिस की कही एक एक बात सच साबित हुई थी। जिरगे में बैठा था और सरदार भी किसी और को मुंतखब किया गया था। अगर वॉइस रिकॉर्डिंग ना होती तो मामला संगीन हो सकता था। हलीमा बहुत ज्यादा हैरान थी, आखिर कैसे हारिस का हर अंदाज सही हो सकता था। हारिस की इस खिदमत के पेश नज़र गफरान बलोच शादी के लिए मान गए थे। हलीमा की इद्दत खत्म होते ही हारिस और फातिमा का निकाह तय पाया था। फातिमा के कानों में जब से ये बात पड़ी थी, इसके तो पतंगे ही लग गए थे। इसका बस नहीं चल रहा था कि हारिस को सूली पर ही लटका दे। मैं मरकर भी उस गवार से शादी नहीं करूंगी। मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं, मुझे एक्ट्रेस बनना है। वो किसी सूरत मेरे काबिल नहीं। कमरे में इधर से उधर टहलती वो अपने मुंह से आग बरसा रही थी। हारिस एक बहुत अच्छा लड़का है, सिर्फ पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, और वैसे भी तुमने भी सिर्फ 12 जमातें ही पास की है। फातिमा, तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगी। हलीमा ना सिर्फ हारिस से मुतासिर थी, बल्कि वो फातिमा के लिए बहुत खुश भी थी, जो इसे हारिस जैसा शख्स मिल रहा था। अगर इतना ही अच्छा है ना, तो तुम कर लो ना उससे शादी। मेरे साथ अगर किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं भाग जाऊंगी। इसके कानों से मुसलसल धुएं निकल रहे थे। इतनी मुश्किल से इसने हारिस के खिलाफ गुफरान बलोच के कान भरे थे, और हारिस के एक कारनामे ने इन्हें अपना असीर कर लिया था। जब भी करती हो बकवास ही करती हो। इज्जतदार जिंदगी छोड़कर जिल्लत की जिंदगी अपनाना चाहती हो। निहायत ही बेवकूफ हो। इस वक्त से डरो जब अल्लाह का कहर नाजिल होगा तुम पर। नमाज कमरे में डांस करती हो तुम। अगर अब्बा को पता चल गया ना तो जान से मार देंगे तुम्हें। हाँ तो और क्या करूं मैं? घर में सिर्फ वही कमरा खाली है, और अल्लाह ताला को भी तो पता होना चाहिए ना कि डांस मेरा शौक है। नजाकत से कहते इसने आंखें घुमाई थी। अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, वरना तुम्हारा ये शौक तुम्हारे गले का तौक बन जाएगा। अफसोस से सर झटकते हलीमा उठ खड़ी हुई थी। वो जब से घर आया था तब से अपने कमरे में बंद था। बिस्तर पे दोनों हाथों को आपस में मस किए वो सामने दीवार को घूर रहा था। हाथ मुसलसल कपकपा रहे थे। हाथों की कपकपाहट को दूर करने के लिए वो जितना दबाव देता था, हाथ उतना ही कपकपाने लगते थे। अगर वो अफजा की मॉम थी तो फिर उसके डैड। वो सख्ती से आंख मीच गया था। लब फड़फड़ाने लगे थे। बेअख्तियारी अपना दाया पैर जोर जोर से हिलाने लगा था। इसे कहते हैं किस्मत। अचानक इसके लबों पर अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। आंखें खोले वह बिस्तर से उठा था। आंखों में मौजूद चमक सब कुछ फना कर देने वाली थी। गहरी सांस अंदर की जानिब खींचते अहनफ ने अपना फोन उठाया था। पहली ही बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। अहनफ, तुम ऐसे क्यों चले गए थे? सब ठीक है ना? मैं तुम्हें मेरी कोई बात बुरी तो शादी करोगी मुझसे?
वो गुंग से मुंह खोले खड़ी रह गई थी। फोन के उसके हाथ से छूटते छूटते बचा था। क्या इसने सही सुना था कि वाकई अहनफ ने यही अल्फाज अदा किए थे? मैं काफी दिनों से कश्मकश का शिकार था, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है। आई लव यू। दूसरी जानिब सकूत था। वो सांस तक नहीं ले रही थी। इसका दिल धड़कना भूल गया था। आज शाम को हम यूनिवर्सिटी के साथ वाले कैफे में मिल रहे हैं। अपनी कही उसने कॉल काट दी थी, जबकि वो न जाने कितनी देर इस तारीख फोन को कान से लगाए खड़ी रही थी। वो जो इससे इतना कतराता था, हर बार उसे धुतकारता था, वो आज इज़हार मोहब्बत कर रहा था। वो भी जब अपनी सा वो भी जब वो अपनी सारी उम्मीदें हार चुकी थी। क्या इसे किस्मत ही कहते हैं? क्या वाकई वो इसे चाहने लगा था? वो खुश नहीं थी, वह हैरान थी। अहनफ ने इसे बहुत बड़ा शौक दिया था। असल असल खेल तो अब शुरू होगा। मेज तक जाते इसने पेपर वर्क उठाकर जोर से दीवार गिर आईने में मारा था। आईने की दरारों में इसकी खौफनाक आंखें झुलस रही थी। वो अबाया पहने तैयार खड़ी थी जब शयान कमरे में दाखिल हुआ था। अनादिल की आंखों में कई सवाल थे जिनका जवाब सिर्फ शयान ही दे सकता था। चले। शयान ने मुस्कुराकर पूछने पर वो कदम कदम चलती उस तक गई थी। मैं वहां जाकर अपने हिस्से का मुतालबा नहीं करूंगी। लबों की मुस्कुराहट फौरन सिमटी थी। अब चेहरे पे सख्त नागवारी उभरी थी। वजह सपाट लहजा, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। वैसे भी मुझे मेरा हिस्सा नहीं चाहिए। इसका मतलब कि तुम्हें यकीन है कि वो लोग तुम्हारा हिस्सा नहीं देंगे? तंजिया मुस्कुराहट उसके जानिब उछालते हुए बैकग्राउंड से टेक लगाए बिस्तर पर बैठा था। एक टांग को दूसरी टांग पर रखे अब हाथ बांधे दिलचस्पी से अनादिल के जवाब का मुंतजिर था, जो बिल्कुल सुन खड़ी थी। ऐसा नहीं है, बस चची जान फसाद पर पकड़ देंगी और फिर अपिया और एनी क्या सोचेगी मेरे बारे में और तुम्हारे बारे में भी। इसे समझाने के लिए वो भी उसके पास ही बैठ गई थी। इसका मतलब कि उन्होंने तुम्हारी शादी एक अमीर घराने में इसीलिए करवाई थी ताकि जायदाद में हिस्सा न देना पड़े। इस बात में सर हिलाते हुए इस्तेहजा या हंसा था। वो इसके बदलते तेवर देख हैरान रह गई थी। ये तो वो शयान हरगिज नहीं था जो इसके पीछे दीवाना वार फिरता था। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम अमीर हो तो हम भी है। वो बुरा मान गई थी। बुलबुल उठकर बैठते इसने नरमी से अनादिल का हाथ थामा था। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें हर अच्छे और बुरे वक्त में मेरा साथ देना है। अभी मेरा बिजनेस बहुत लॉस में जा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, बस इसीलिए तुमसे ये करने का कह रहा हूँ। वादा करता हूँ जैसे बिजनेस स्टैब्लिश होगा मैं तुम्हें सारी रकम वापस कर दूंगा। वो बहुत नरमी से इसे अपनी परेशानी बता रहा था। एक लम्हा लगा था वो मोम की तरह पिघल गई थी। उसका शौहर इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, तो वो क्यों उसका साथ न देती? तुमने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने अपनी तरीके से मसले हल करने की कोशिश की थी, मगर अब सब खत्म होता नजर आ रहा है। इसके चेहरे की उदासी अनादिल को अंदर तक हिला गई थी। तुम अंकल से क्यों नहीं करते बात? की थी, मगर उनके हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे। अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं चचा जान से बात करूंगी। तुमसे अहम कुछ भी नहीं। आंखों में चमक ली वो मुस्कुरा दिया था। उसे अनादिल से यही उम्मीद थी। वो भले इकरार न करे, मगर मोहब्बत तो वो भी इससे करती थी। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा, शयान ने इसके दोनों हाथ चूमते हुए कहा था। वो भी जवाबन मुस्कुरा दी थी। आगे इसके लिए एक महाज खड़ा था, मगर शयान के लिए वो ऐसे हजारों महाजों पर तन्हा लड़ सकती थी। सिक्कर शहर में हर तरफ खुशियों की जल तरंग थी। महीनों बाद सोगवारियत आज फातिमा की शादी की तकरीब की वजह से खुशियों में तब्दील हुई थी। हलीमा की इद्दत मुकम्मल हुई। काफी दिन गुजर चुके थे। गुफरान बलोच जल्द अज जल्द अपने फराइज से सबकदोश होना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में एक खटका सा था। जो हलीमा पर गुजर चुकी वो फातिमा पर गुजरे, वो ये हरगिज नहीं चाहते थे। रात की तारीकी में जहाँ खुशियों की शादियां न बजाए जा रहे थे, वो बंद कमरे में अपने बाप की इज्जत को पैरों तले रौंदने की पूरी पूरी तैयारी कर चुकी थी। जिस लड़के से मोहब्बत करती थी, आज उसी के साथ यहाँ से भाग रही थी। सारा कीमती सामान उठाने के बाद इसने अपना बैग पैक किया था। निकाह खां के आने के बाद हलीमा फातिमा को लेने कमरे में आई थी। फातिमा, इसने आगे बढ़कर वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया था। काफी देर गुजर जाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला था। हलीमा को अब अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। हैंडल घुमाते ही इस पर कयामत टूट पड़ी थी। फातिमा वहां नहीं थी। वो अब कहीं भी नहीं थी। उसने आज अपना सब कुछ खो दिया था। रात के 11 बज रहे थे और खुशगवारियत एक बार फिर मातम में तब्दील हो चुकी थी। गुफरान बलोच तो नजर उठाने के काबिल नहीं रहे थे। इनकी सबसे लाडली बेटी ने इनका सर हमेशा के लिए झुका दिया था। मैं सही था, हमेशा से सही था। बेटियां किसी बोझ से कम नहीं होती। तुम्हारी बेटी ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। इन चारों से भी पूछ लो, अगर कोई कसर रहती है तो पूरी कर ले। वो गुस्से से सर झुकाए बाहर चले गए थे। ये सर अब कहाँ उठ सकता था? ताहिरा समेत
बेटियां भी मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ी रही थी। एक खोटे सिक्के की सजा अब उम्र सब ने भुगतनी थी। हारिस को जब फातिमा की जाने की खबर मिली थी तो वो सख्ते में ही चला गया था। बचपन से सिर्फ एक ही ख्वाहिश की थी उसने, फातिमा को पाने की ख्वाहिश, मगर वो भी पूरी ना हो सकी। कोई और होता तो यकीनन हंगामा खड़ा कर देता, मगर हारिस की वालदा एक समझदार खातून थी, लिहाजा वो मसलहतन खामोश थी। चलो हारिस, घर चलते हैं, उन्होंने निहायत नरमी से कहा था। वो इस वक्त अपने बेटे की कैफियत से अच्छी तरह वाकिफ थे। नहीं बहन, अब आज यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगी। ये आपकी और हमारी दोनों की इज्जत का सवाल है। अपनी बात मुकम्मल किए गुफरान बलोच अंदर की जानिब बढ़े थे। हारिस की वालदा भी इनके पीछे चल दी थी, जबकि हारिस खाली उस सहनी की कैफियत में वही बैठा रहा था। सादिया को तैयार करो, मैं मौलवी साहब को लेकर आता हूँ। गंभीर आवाज में वो अपनी बेगम और बेटियों पर बम गिरा गए थे। तैयार क्यों? फंसी फंसी सी आवाज में उन्होंने बमुश्किल कहा था। हारिस का निकाह अगर फातिमा से नहीं हुआ तो सादिया से होगा। सादिया के सारे वजूद पर लर्जा तारी हुआ था। इसे अपने बाप से इस कदर सख्त फैसले की उम्मीद नहीं थी। ये आप क्या कह रहे हैं? सादिया भी छोटी, बिल्कुल खामोश हो जाओ। तुम्हारी इस आवारा बेटी ने सारी बरादरी में मेरी नाक कटवा दी है। आज इस घर से डोली तो जरूर उठेगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर जनाजा उठेगी। मैं इन सबको कब्र में उतार दूंगा। ताहिरा ने आंसू पीते निगाहें झुका ली थी। हलीमा ने आगे जाकर अपनी छोटी बहन को गले से लगाया था, जिसका सारा वजूद ही कांप रहा था। तैयार करो सादिया को, अभी और इसी वक्त इसका निकाह होगा। मुझे ये मंजूर नहीं हाजी साहब। हारिस की वालदा की आवाज पर सबकी निगाहें दरवाजे पर मरकूज हुई थी। वो एक नेक और खुदा तरस खातून थी। अपनी जवानी में उन्होंने बहुत सख्त पर्दा किया था, मगर बुढ़ापे में दमे की वजह से वो चेहरा नहीं ढक पाती थी। मगर इसके अलावा वो एक पर्दादार खातून थी। मुझे माफ कर दे बहन, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आज मेरी इज्जत रख ले, सारे खानदान के सामने मुझे मजीद रुस्वा होने से बचा ले। मेरा यकीन करे, मेरी बेटी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। ये आपकी बहुत खिदमत करेगी। वो सर जो वक़ार से हमेशा बुलंद रहता था, वो आज वो नजरें मिलाने तक के काबिल न रहा था। मुझे इसमें कुछ शुबा नहीं है, और आज भी इस घर से बहू लेकर ही जाऊंगी, मगर सादिया नहीं। वहां मौजूद सब अफराद के दिल दहल कर रह गए थे। ताहिरा ने खौफजदा निगाहों से अपनी दो छोटी बेटियों की जानिब देखा था, और अगले ही लम्हे उन्होंने बेबसी से इनके आगे हाथ जोड़े थे। मेरी बेटियां भी बहुत छोटी है, खुदारा इन पर ये जुल्म ना करे बहन। एक माँ की ममता बुरी तरह तड़प उठी थी। आप गलत समझ रही है तायरा बहन, मैं कम उम्री की शादी के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और हाजी जी, अगर इस्लाम के हवाले से भी बात की जाए तो बेवा या तलाक याफ्ता लड़कियों का निकाह कंवारी लड़कियों के मुकाबिल जल्दी करने का हुक्म दिया गया है। मैं अपने हारिस के लिए आपकी बड़ी बेटी हलीमा का हाथ मांगती हूँ। लम्हे भर के लिए सब थम गया था। हलीमा की सांसें उखड़ने लगी थी। अपनी एक बहन के किए की सजा अब उसे भुगतनी थी। वो बेटियां थी, कोई भेड़ बकरी तो नहीं, ये नहीं तो वो वाली, बल्कि वो भी नहीं वो वाली। इसकी आंखें खामोशी से भीगती रही थी और टांगे पहचान पड़ती रही थी, मगर हिजाब कबूल के वक्त इसके लब जरूर हिले थे। अपने बाप की इज्जत इसे ही तो रखनी थी। बेटियां बोझ नहीं होती, लेकिन बेटियों के कंधों पर बोझ जरूर होता है। बाप की इज्जत का बोझ, माँ की तरबियत का बोझ, भाई की गैरत का बोझ, बहनों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए ससुराल का हर जुल्म सहने का बोझ, और सबसे आखिर में एक बेटी होने का बोझ। चाची जान, मैं कुछ मदद करूं? मुसर्रत बेगम किचन में काम कर रही थी जब अनादिल ने खुशदिली से ऑफर की थी। प्रेगनेंसी की वजह से अनाबिया की तबीयत आजकल काफी खराब रहने लगी थी। डॉक्टर ने इसे ज्यादा से ज्यादा आराम करने को कहा था। माफ कर दो बेबी। मुसर्रत बेगम ने बाकायदा इसके आगे हाथ जोड़े थे। वो अनादिल साहिबा की कुकिंग से बखूबी वाकिफ थी। चची जान, मैं सीखूंगी तो ही मुझे आएगा ना। वो शयान के लिए खाना बनाना चाहती थी, मगर वो जो मर्जी कर ले, इससे ढंग का खाना बनता ही नहीं था। ये सब शादी से पहले याद नहीं आया? पता नहीं वो बेचारा कैसे बर्दाश्त करता होगा तुम्हें। कहीं बददुआएं तो नहीं देता हमें कि क्या मुसीबत इसकी गली डाल दी हमने। वो मुंह बिसोर के रह गई थी। अनादिल इस वक्त को ही कोसा था जब वो किचन में दाखिल हुई थी। मुसर्रत बेगम आखिर कैसे मीठा बोल सकती थी? नहीं चाची जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत खुश है मेरे साथ। अब जवाब देना तो फर्ज था उस पर। है नहीं शौहर, है नहीं है शौहर का अदब करते, वरना बीवी चाहे जितनी भी हंसी हो, एक ना एक दिन अपनी अहमियत खो ही देती है। ये महज इखलाक होता है जिसकी वजह से घर बसते हैं। तुम्हें तो मुझसे ज्यादा पता होगा। आखिरकार सारा दिन तो इस्लाम और पर्दा पर्दा करती रहती हो। प्यास काटते उन्होंने तंज़िया लहजे में कहा था। सही बात अगर अच्छे तरीके से समझाई जाए तो ज्यादा मौसर साबित होती है। इस सब में पर्दा कहाँ से आ गया? वो झुंझला गई थी। यही तो होता था हमेशा उसके साथ। उसकी हर गलती और हर गुनाह को इस्लाम के तराजू में रख कर तोला जाता था। बीबी, मेरा दिमाग मत खाओ।
जाओ यहाँ से, अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी पारसाई को। सिर्फ पर्दा और नमाज ही इस्लाम नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। मजीद कुछ भी सुनने की सकत वो खो चुकी थी। ये इसके साथ पहली बार नहीं हो रहा था। उसूलन तो आदी हो जाना चाहिए था, मगर अपनों की कही बातें हमेशा दुख देती है। इंसान जितना भी मजबूत हो जाए, इसे कहीं ना कहीं तकलीफ जरूर होती है। अपने कमरे में बिस्तर पे बैठी हुई न जाने कितनी देर आंसू बहाती रही थी। दरवाजे की दस्तक पर इसने फौरन आंसू पहुंचे थे। भी आप ही ने मुझे बताया कि दिल साहिब आई हुई है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हारे ससुराल आना अजीब लगता है, लेकिन यहाँ तो आ सकती हूँ ना। मरियम धड़ाम से उसके पास यहाँ बैठी। अना दिल से मिटते हुए सुर्ख आंखों से मुस्कुराई थी। तुम रो रही हो दिल? वो अपने आंसू मरियम से नहीं छुपा सकती थी। अगर छुपा भी लेती तो वो इसकी आंखों में छुपे चमकते मोती ढूंढ ही लेती थी। नहीं तो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते वो सच में रोती थी। दिल सब ठीक है ना? कही शयान। ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही दिल भर आया। आंसू साफ करते हुए एक बार फिर मुस्कुराई थी। अब तुम मुझसे झूठ भी बोलोगे? एक खफीफ निगाह उस पर डालते मरियम ने इसे घूरी से नवाजा था। झूठ नहीं बोल रही, वाकई में दिल भर आया था। कभी कभी लोगों की बातें बेहद तकलीफ देती है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जिस तरह लोग हमें जज करते हैं, अगर अल्लाह भी ऐसे ही जज करे तो हम इंसानों का क्या बनेगा। मगर शुक्र है ऐसा कुछ नहीं होता। वो खालिक है। खालिक अपनी मखलूक को अच्छे से जानता है। वो मेरे अंदर से बखूबी वाकिफ है। दिल क्या हुआ है? मरियम ने उसके हाथ पर दबाव देते नरमी से पूछा था। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इंसान पर्दा करे या फिर नमाज पढ़े तो क्या वो कामिल हो जाता है? कामिलियत तो सिर्फ अल्लाह के लिए है। फिर आखिर क्यों लोग दूसरों की जिंदगी मुश्किल बना देते हैं? अगर कोई इंसान इस्लाम के उसूलों पर अमल पैरा होने की कोशिश करता है तो सबसे पहले तो लोग इसे माजी की कोताहियां याद करवा करवा कर मार देते हैं। चलो फिर भी वो इंसान अपने ईमान पर डटा रहे तो लोग इसे इंसान कम और फरिश्ता ज्यादा समझने लगते हैं। इससे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। इसे हमेशा कामिल होना है। इसे कभी कोई गुनाह नहीं करना। और बिलफर्ज वो गुनाह कर बैठता है तो लोग इसे ताने दे दे कर मार देते हैं। इसकी आंखों से बहता पानी अब थोड़ी से टपकने लगा था। मरियम खामोशी से इसकी सारी बातें सुन रही थी। किसी ने सारी जिंदगी शायद एक नमाज भी ना पढ़ी हो, मगर वो दूसरों को ये बताना जरूरी अपना फर्ज समझता है कि तुम्हारा किबला दुरुस्त नहीं है। तुमने तो पैर बराबर नहीं रखे हो। तुमने तो हिजाब ही ठीक से नहीं किया। तुम्हें तो ठीक से नमाज ही पढ़नी नहीं आती। आवाज फर्रा गई थी। रोने की वजह से नाक सुर्ख पड़ चुका था। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? मरियम ने बहुत शाइस्तगी से पूछा था। मुझे खाना बनाना नहीं आता मरियम। मुझे शायद ठीक से शौहर का अदब करना भी नहीं आता। मैं झूठ भी बोल जाती हूँ। मैं शायद बदतमीजी भी कर जाती हूँ। तो क्या पर्दा करना छोड़ दूं? नमाज पढ़ना भी छोड़ दूं? कुरान पढ़ना भी छोड़ दूं? अजीम शख्सियत को अपना आइडियल मानना भी छोड़ दूं? मैं ये नहीं कर सकती मरियम, नहीं कर सकती। ऐसा नहीं था कि वो कमजोर थी या फिर ऐसी बातें इसने कभी पहले नहीं सुनी थी। वो इससे भी ज्यादा तल्ख बातें सुनने की आदी थी, मगर जिंदगी में कहीं ना कहीं सब्र का पैमाना टूट ही जाता है। तुम्हारी चची ने तुमसे कुछ कहा है? इसकी बातों से अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल न था। अनादे ने सर झुकाया, इस बात में सर हिलाया था। हद है दिल, तुम कब से उनकी बातों को सीरियस लेने लगी? छोड़ो यार, मरियम ने इसे तसल्ली देने के लिए कहा था। शायद शादी के बाद वो पहले से ज्यादा हसास हो गई थी। सर हिलाते हुए मध्यम से मुस्कुराई थी। दिल का गुबार अब निकल चुका था। वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी। शानजे की मंगनी में आओगी तुम? शयान से पूछूंगी, अगर वो कहेगा तो आ जाऊंगी। तुम पर पाबंदी लगाता है वो? ऐसी बात नहीं है, वो बस मुझे लेकर खौफज़दा है। बहुत मोहब्बत करता है मुझसे, मुझे खोना नहीं चाहता। इसके चेहरे पर एकदम ही गुलाबी रंग बिखरा था। महज शयान का जिक्र ही इसकी तक़वियत था। इस वाक़ये के बाद अनादिल अपने दोस्तों से मिलने पर मुकम्मल पाबंदी थी। वो वाकई बहुत ज्यादा डर गया था। इसकी बीवी अहमक थी, मगर कम अज कम वो ऐसा नहीं था। रात के खाने के बाद आज इतने दिनों बाद सारा खानदान लाउंज में बैठा पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। वैसे दिल, ट्रीट कब दे रही हो? बल्कि ट्रीट क्यों, हमें तो एक ग्रैंड पार्टी चाहिए। जीशान की बात पर इसके माथे पे शिकने पड़ी थी। जीशान के होते हुए यह कभी ना बैठी, मगर यह अनाबिया की जिद थी। वो कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी। मैं कुछ समझी नहीं जीशान भाई। तुम और तुम्हारा शौहर बहुत छुपे रुस्तम हो और कंजूस भी। तुम्हारे शौहर की कंपनी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नंबर 3 पर रैंक कर रही है, और तुम लोगों ने पार्टी तो दूर, मिठाई तक नहीं खिलाई। वो बस इसे छेड़ रहा था, जबकि अनादिल का वजूद बिल्कुल शल पड़ा था। इसे ठंडे पसीने आने लगे थे। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें हर अच्छे और बुरे वक्त में मेरा साथ देना है। अभी मेरा बिजनेस बहुत लॉस में जा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, बस इसीलिए तुमसे करने का कह रहा हूँ। तो क्या शयान ने झूठ बोला था? उसे घुटन महसूस होने लगी थी। अगर इसकी कंपनी टॉप 3 में रैंक कर रही थी तो फिर इसे अनादिल के हिस्से की क्या जरूरत थी? आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा था? आखिर वो करना क्या चाहता था? रेस्टोरेंट में मिलने के बाद वो इसे करीबी होटल ले गया था।
वहाँ उसने कमरा बुक किया था। ऐनक, मुझे डर लग रहा है। वो वाकई बहुत डरी हुई थी। इसकी बात मानकर वो यहाँ आ तो गई थी, मगर दिल बहुत ज्यादा बेचैन था। क्यों डर रही हो मेरी जान? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो मुस्कुराकर चलता इस तक आया था। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? इसका वजूद लरजने लगा था। बिल्कुल भी नहीं। अगर एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो फिर शादी कैसे करेंगे? एनब, ये सब शादी की बात भी तो। अफजा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं बस कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत करीब से महसूस करना चाहता हूँ, फिर हम शादी भी कर लेंगे। इस इशारों से थामते हुए इसके करीब हुआ था। इंतकाम की आग इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वो सही और गलत में फर्क करना ही भूल जाता है, और जब होश आता है तो सब बर्बाद हो चुका होता है। हाँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। वह अपने वजूद के साथ 2 कदम इससे दूर हुई थी। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? 2 कदम फासले को तय करते हुए एक बार फिर उसके करीब हुआ था। करती हूँ, मगर मगर अगर कुछ नहीं। इसे शानों से थामते हुए बिस्तर पे बिठा चुका था। हम कुछ गलत नहीं कर रहे। ये सब यहाँ बहुत आम है। एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारेंगे तो फिर एक दूसरे को समझेंगे कैसे? वो भी इसके पास ही बैठ गया था। फासला ना होने के बराबर था। वो सब तो ठीक है, मगर एनएफ ने इसके लबों पर उंगली रखी इसे खामोश करवा दिया था। कुछ मत बोलो, मुझे बस मुझे महसूस करो। वो अपने चेहरे को मज़ीद करीब ले गया था। अफ़ज़ा ने धड़कते दिल के साथ फ़ौरन आँखें मीची थी। कॉल की आवाज़ पर ये तिल्स्म टूटा था। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। एनफ ने लब भेजी फ़ोन उठाया था। क्या है? वो गुस्से से फुंकारा था। इसे अपने कामों में किसी की दखल-अंदाज़ी बिल्कुल पसंद ना थी। अगर ये कॉल माइज़ा की ना होती तो कभी ना उठाता। भाई, इसने भर्राई आवाज़ में सिर्फ इतना ही कहा था और एनफ को बेचैन करने के लिए काफ़ी था। क्या हुआ माइज़ा? तुम रो क्यों रही हो? जल्दी से बिस्तर से उठा था। अफ़ज़ा भी परेशानी के आलम में उठ खड़ी हुई थी। माइज़ा के अल्फाज गुट-गुट हो गए थे। एनफ ने जो सुना था वो बस उसकी सिसकियाँ थी। इसके कदम खुद ब खुद उठे थे। अब वो भागता हुआ वहां से गया था। अफ़ज़ा इसे पुकारती ही रही थी, मगर इसे सिर्फ माइज़ा का रोना सुनाई दे रहा था। माइज़ा के बताए गए एड्रेस पे वो 10 मिनट में ही पहुंच चुका था। इसकी दोस्त का घर था। माइज़ा वो भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। वो लाउंज में बैठी आंसू बहा रही थी। एनफ को देखते ही वो भागकर इसके गले लगी थी। माइज़ा, क्या हुआ? एनफ ने घबरा कर पूछा था। ये बस डर गई है, आप इसे घर ले जाएं, सब ठीक है, इसकी दोस्त ने अंग्रेजी लबो लहजे में कहा था। मगर हुआ क्या है? अहनफ की फिक्र अपनी जगह बरकरार थी। कुछ खास नहीं। माइज़ा का क्लास वालों से पसंद करता था और वो इसे बहाने से डेट पर ले गया, बस इसीलिए डर गई है। इसने आम से लहजे में अहनफ को आगाह किया था। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। वहाँ ये सब आम था, मगर माइज़ा शायद घबरा गई थी। वहां से वो इसे लॉन्ग ड्राइव पर ले गया था, फिर आइसक्रीम खिलाने। माइज़ा बस खामोशी से आंसू बहाती रही थी। अहनफ ने एक बार भी इसे तफसील नहीं पूछी थी। इसके लिए जरूरी नहीं था माइज़ा का मूड ठीक हो जाए, इतना काफी था। मुझे पहली बार किसी ने इस तरह प्रपोज किया। आइसक्रीम पार्लर में बैठे वो अब अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी। छत पर नीले रंग की खमखमों को जाली के खूबसूरत फूलों पर ढका गया था। अतराफ में कई रिहायशी लोग अपनी अपनी टेबल्स पर बैठे हुए थे। इतनी ठंड में भी यहाँ अच्छी खासी हवा मौजूद थी। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम इतनी प्यारी हो, कोई भी अपना दिल हार सकता है। माइज़ा नो बोलकर आगे बढ़ना सीखो। ये दुनिया हसास लोगों के लिए नहीं बनी। एनफ ने अपना लहजा कदरे नरम रखा हुआ था। भाई, हम अच्छे दोस्त थे। उसने मुझे स्कूल के बाद लंच पर जाने को कहा और मैं इनकार नहीं कर सकी। मुझे क्या पता था वो मुझे प्रपोज कर देगा। अपनी आइसक्रीम खाने के बाद अब वो एनफ की आइसक्रीम के साथ इंसाफ कर रही थी। साथ ही साथ आंसू बहाना वो बिल्कुल ना भूली थी। तुम नो बोलकर वापस आ जाती। सिंपल। कंधे उचकाते अहनफ ने मसले का हल बताया था। वो खुद भी तो यही करता था। न जाने कितनी लड़कियों को दोस्ती को ऑफर को इसने रद्द किया था। इट्स हर्टफुल भाई। मुझे बहुत दुख हुआ। वो मेरा दोस्त था, मुझे इस पर एतबार था। इसने मेरे एतबार को तोड़ दिया। आपको पता है भाई, इस रेस्टोरेंट में सिर्फ हम दोनों ही थे। अगर वो मेरे साथ कुछ कर देता फिर? और रश्मि कहती और सिमी कहती कि ये बहुत रोमांटिक है, सुर्ख पड़ती नाक के साथ। इसने आइसक्रीम का एक कप और ऑर्डर किया था, जबकि अहनफ बिल्कुल गुंग रह गया था। वो कुछ गलत तो नहीं कह रही थी। जब एतबार टूटता है तो तकलीफ तो होती ही है। वो अफजा को इस्तेमाल कर रहा था, इसके जज्बात के साथ खेल रहा था। किस लिए? सिर्फ अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए, अपना इंतकाम लेने के लिए। मुझे अभी पढ़ाई पे फोकस करना है। अगर मॉम डैड को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। तुम सुन रहे हो ना भाई? मैंने आपको ख्यालों में गुम देखे वो थोड़ा जोर से बोली थी। हाँ, वो फौरन ख्यालों से बाहर आया था। चलो घर चलते हैं, वरना तुम सारी दुकान ही खा जाओगी। जैकेट में हाथ डालते वो उठ खड़ा हुआ था। माइज़ा भी मुंह बना इसके पीछे चल दी थी।
फूलों से सजी सेज पर वो जलते वजूद के साथ बैठी मुसलसल अपनी किस्मत में मातम कर रही थी। वो एक बार पहले भी इस तरह सेज पर बैठी थी, मगर तब इसकी आंखों में बहुत से ख्वाब थे। मगर आज तो ये सेज भी इसकी नहीं थी, ये तो किसी और के लिए सजाई गई थी। इस दिन वो किसी की मुंतजिर थी, और आज क्या इसे इंतजार करना चाहिए था। गहरी सांस अंदर खींचे और ढेरों आंसू अपने अंदर उतार कर वो बिस्तर से उठी थी। ड्रेसिंग टेबल तक पहुंची, वो बारी बारी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। वो जानती थी इस वक्त हारिस बहुत बड़े दुख से गुजर रहा था, मगर दिल तो इसका भी घायल था। चोट तो इसे भी लगी थी, दर्द तो इसे भी हो रहा था। क्यों फातिमा, क्यों? हलीमा ने रोते हुए अपनी चूड़ियां उतारी थी। क्यों किया तुमने ये? एक हाथ अपनी लिपस्टिक साफ करते हुए हिचकियों के दरमियान रो रही थी। बहुत घाटे का सौदा किया तुमने। इज्जत की जिंदगी छोड़कर तुमने जिल्लत की जिंदगी को चुना है। अब्बा को दुख देकर तुम कभी खुश नहीं रह सकोगी। वो ड्रेसिंग टेबल से टेक लगाए वही जमीन पर बैठ गई थी। हारिस लाख अच्छे इंसान सी, मगर वो मेरे लिए नहीं बने हैं, और मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। वो मुझसे नफरत करेंगे। तुम्हारा जुर्म की सजा अब मुझे मिलेगी। वो घुटनों से सर टिकाए वो अब भी हिचकियां ले रही थी। वो जब से अनादिल को लेकर घर आया था तब से इसका मूड सख्त ऑफ था। आखिर तुमने जायदाद के हिस्से की बात क्यों नहीं की? इसकी आंखों में गुस्सा साफ छलक रहा था। वो बस अनादिल का लिहाज कर रहा था, वरना यकीनन बहुत सख्त पेश आता। बता तो रही हूँ, चाचा जान घर नहीं थे, किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। 1-2 दिन तक आएंगे। वो झूठ बोलने में माहिर थी। आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना इसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल न था। ठीक है, 1-2 दिन बाद फिर बात कर लेना। गुस्से को पीते नरम लहजे में बात करने की कोशिश की थी। इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास इसका हल है। वो कहते साथ ही अपनी जगह से उठकर चेंजिंग रूम तक गई थी। अंदर लॉकर खोले, इसने अपनी ज्वेलरी सेट निकाले थे। ये लो। तमाम बॉक्स को बिस्तर पे रखे वो शैन की जानिब घूमी थी। ये मेरी ज्वेलरी है। ये 2 सेट मेरे अम्मी के हैं। ये वाला चाचा जान ने दिया था। ये 3 तुम्हारी तरफ से मिले थे। बाकी कुछ ज्वेलरी लॉकर में पड़ी है, तुम ये सब बेच दो। वो हक्का बक्का खड़े से देखता ही रहा था। वो इसकी बात को किस तरह में ले गई थी। तुम होश में हो? इसी कान से धुएं निकलने लगे थे। मेरे पास बस यही है, अनादिल ने आम लहजे में कहा था। अपनी ज्वेलरी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। अफसोस से सर झटकते वो कमरे से बाहर चला गया था। इस वक्त यही बेहतर था, वरना गुस्से में कुछ ऐसा कर जाता जिस पर अगले कई दिन इसे पछताना पड़ता। धुलती रात में जहां हर तरफ सन्नाटा छाने लगा था, वहां वो अपने कमरे में इस तरह की हालत में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। सीने में मानो आग सी लगी हुई थी। शयान का रवैया इसकी समझ से बाहर था। तुम सोई नहीं अभी तक? इसकी आवाज पे वो बेइख्तियार पलटी थी। कहाँ थे तुम? मैं कितना परेशान हो गई थी। शैन, अगर कोई मसला है तो प्लीज मुझे सच सच बताओ। लहजे में बेतहाशा फिक्रमंदी थी। वो चंद लम्हे सपाट अंदाज में से देखता रहा था, फिर कदम कदम चलता इसके पास आया था। शैन उसकी गर्दन के गिर्द अपनी बाहें डाली थी। आई लव यू। इसके कान के करीब सरगोशी करते एक ही जरस्त में इसे अपनी तरफ खींचते बच्चा कुछ फासला भी तय कर चुका था। इसकी कुर्बत अनादिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो इससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। शयान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारा हिस्सा ना ही ज्वेलरी। मुझे बस मेरी बुलबुल चाहिए। मैं बस थोड़ा सा परेशान था, मगर अब सब ठीक है। इसका माथा चूमते हुए मुस्कुराकर आहिस्ता इससे दूर हुआ था। अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, वापस आते आते देर हो जाएगी। तुम सो जाओ। अनादिल के कंधों से जैसे बोझ हटा था। इसके असाब एकदम ही ढीले पड़े थे। अब आंखों में इस्तराब की जगह गुस्सा छलकने लगा था। दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए इजाजत चाहिए, इसीलिए इतना मीठा बोल रहे हो ना? वो वापस अपनी पुरानी टोन में आई थी। वो सर घुचाते मुस्कुरा दिया था। क्या मुझे वाकई इजाजत की जरूरत है? लब दबाए इसने शरारत से पूछा था। तुम नहीं जाओगे? नहीं, तुम जाओ। वो खफगी से मुंह मोड़ी बिस्तर पे जा बैठी थी। वो सर झटकते इसके पास आ बैठा था। वो सुधर ही नहीं सकती थी। बेगम साहिबा, प्लीज इजाजत दे देना। शयान ने इसके गिर्द हाथ फैलाए इल्तिजा की थी। ठीक है, चले जाओ, मगर वापसी पर हम तफसीलन बात करेंगे। किस बारे में? अभी तुम चले जाओ, फिर तसल्ली से बात करेंगे। वो इससे हर चीज क्लियर करना चाहती थी। आखिर क्या चीज थी जो इसे परेशान कर रही थी? आखिर क्यों इसे अनादिल का हिस्सा चाहिए था? आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा था? ऐसे हजार सवाल इसके जहन में गर्दिश कर रहे थे, और इन तमाम सवालात का जवाब सिर्फ शयान ही दे सकता था। ठीक है, वो जानता था वो क्या पूछना चाहती थी, मगर जवाब तो इसके पास था ही नहीं।
سکھر سے اسلام آباد کا سفر بہت مشکل سے کٹا تھا۔ اپنے ماں باپ کا خیال کافی اذیتناک تھا، نہ جانے اس کے پیچھے کیا کیا ہو رہا ہوگا، اس کی بہنیں اور ماں کس حال میں ہوں گی، مگر جو بھی تھا کم از کم وہ اس نالائق بدصورت شخص سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ اسلام آباد کی فضا خنک زدہ تھی، مگر اسے آج کھل کر سانس آ رہا تھا۔ وہ گھٹن زدہ ماحول سے آزاد ہو گئی تھی۔ منصور اسے اپنے ساتھ ایک ہوٹل میں لے گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان کا نکاح تھا۔ وہ آنکھوں میں ہزاروں خواب سجائے کمرے میں گواہوں اور مولانا صاحب کے آنے کی منتظر تھی، مگر دروازہ کھلتے ساتھ اس کی آنکھوں میں تشویش ابھری تھی۔ منصور اکیلا تھا، باقی لوگ کہاں ہیں؟ فاطمہ نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ رات کافی ہو گئی ہے، اس لیے ابھی نکاح کا ملنا ممکن نہیں ہے، صبح کر لیں گے نکاح، عام سے انداز میں کہتے ہوئے چل کر اس تک آیا تھا۔ نگاہیں فاطمہ کے چہرے پر نہیں بلکہ اس کے وجود پر تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم سارا انتظام پہلے ہی کر چکے ہو۔ فاطمہ نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے اٹھایا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے، صبح ہو جائے گا نا نکاح، تم کیوں ان حسین لمحات کو ضائع کر رہی ہو؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس نے فاطمہ کو اپنے شکنجے میں لیا تھا۔ وہ بری طرح پھڑپڑائی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو ایسی ہی بات کر رہی ہو جیسے کوئی چھوٹی بچی ہو۔ چلو شاباش، بستر پہ چلو اور اس رات کو مزید رنگین بنا دو۔ وہ اسے زبردستی بستر کی جانب لے کر جا رہا تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اس نے دنیا نہیں دیکھی تھی، ہاں البتہ دوسروں کو ملنے والی نعمتوں پہ شکوہ کیا تھا کہ اس کے پاس یہ سب کیوں نہیں ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو، بغیر نکاح کے ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ اس نے منصور کو پیچھے دھکیلنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ نکاح، اور وہ بھی تم جیسی سے؟ وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ جس عورت کو اپنے باپ کی عزت تک کی پرواہ نہیں، وہ باپ جس نے ساری زندگی اس کے لیے وقف کر دی، بھلا کیوں اس بے حیا کو اپنی عزت بناؤں گا؟ فاطمہ بی بی، تم جیسی عورتیں بستر کی زینت تو بن سکتی ہیں مگر گھر کی عزت نہیں۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، دل کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ پیچھے اب صرف پچھتاوا رہ گیا تھا۔ اس نے دنیا داری نہیں دیکھی تھی، اس کا دل بھی باقی تھا، مگر وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کی عزت کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں رہنا یہاں پر، منصور کو دھکیلتے وہ جانے ہی لگی تھی کہ جب اس نے فاطمہ کو اس بازو سے پکڑتے بستر پہ دھکا دیا تھا۔ یہ اسلام آباد نہیں، یہ اسلام آباد ہے، سکھر نہیں۔ زیادہ چونچ چاکی تو آگے بھیج دوں گا تمہیں۔ اسے بالوں سے دبوچے اب وہ اسے دھمکا رہا تھا۔ بالکل شو نہیں کرو گی تم، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کا تعلق تو اس گھرانے سے تھا جہاں عورت کو نظریں اٹھا کر بھی دیکھنا گناہ تھا، اور آج اپنی بیوقوفی کی وجہ سے کہاں گئی تھی۔ حارث ساری رات گھر نہیں آیا تھا۔ حلیمہ بھی روتے روتے سو ہی گئی تھی۔ صبح سویرے کپڑے تبدیل کر کے وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ یہ اس کی خالہ کا گھر تھا، گھر کے چپے چپے سے وہ بخوبی آشنا تھی۔ اب اسے کسی کو بھی کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دینا تھا، چاہے جتنے ہی مظالم کیوں نہ ڈھائے جائے، مگر اس بار اسے ہر حال میں گھر بسانا ہی تھا۔ کچن میں جا کر حلیمہ نے جلدی سے ناشتے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ حارث کب گھر آیا تھا اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ تھکا ہارا سرخ آنکھوں کے ساتھ کپڑے چینج کرنے گیا تھا۔ شاور لینے کے بعد اس نے کچن کی جانب قدم اٹھائے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت آج کل کچھ زیادہ ناساز ہے، جس وجہ سے وہ ابھی تک دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہوگی، اور حلیمہ وہ تو اس کے ذہن میں بھی نہیں تھی۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ فاطمہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کل رات کا نکاح اور رخصتی وہ بالکل بھول بیٹھا تھا۔ اپنی ماں کے لیے ناشتہ بنانے وہ کچن میں داخل ہوا تھا۔ سامنے فیروزی رنگ کی سادہ سے سوٹ ملبوس لڑکی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک سا گیا تھا۔ حلیمہ کی اس کے جانب پشت تھی، وہ بہت انہماک سے انڈا پھیٹنے میں مصروف تھی۔ گھنے سیاہ بال چوٹی میں بندے کمر تک آ رہے تھے۔ اس نے دوپٹہ اتار کر ڈائننگ میز کے گرد رکھی ایک کرسی پہ رکھا ہوا تھا۔ حارث بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس کے ماں کے علاوہ تو کوئی اور بھی اس گھر میں نہیں رہتا تھا، تو پھر یہ لڑکی کون تھی؟ کسی چیز کو اٹھانے کے تحت وہ پلٹی تھی اور سامنے قد آور مرد کو دیکھ کر اس کے ہاتھ میں موجود باؤل زمین بوس ہو گیا تھا۔ بہت نفاست سے پھینٹا گیا انڈا اب فرش پہ پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ وہ سانس روکے کچھ ہی دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔ آخر کون تھا وہ جو اس وقت دھڑلے سے کچن میں موجود تھا؟ چور! بے اختیار اس کی زبان پھسلی تھی۔ جو ٹرانس کی کیفیت میں سے دیکھ رہا تھا ایک دم ہی ہوش میں واپس آیا تھا۔ وہ تو عورت ذات کو دیکھتے ہی نگاہ جھکا لیتا تھا، تو پھر آج نگاہیں کیوں نہیں جھکی تھی؟ کیا سامنے موجود عورت بہت حسین تھی اس لیے؟ حارث نے فوراً جھرجھری لی تھی۔ چور چور! اگلے ہی لمحے پوری قوت سے چلاتی باہر کی جانب بھاگنے لگی تھی جب حارث نے اسے کندھے سے تھام کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ حلیمہ صاحبہ تو بس بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ آپ حلیمہ جی ہیں نا؟ سوال تو احمقانہ تھا مگر پوچھنا ضروری بھی تھا۔ حلیمہ کی آنکھوں کی بے یقینی اب ڈھلنے لگی تھی۔ آپ
हारिस जी। इसके हाथ हटाते ही वो लड़खड़ाती जबान से गोया हुई थी। हारिस के सर असबात में हिलाने की देर थी। वो हिरन की रफ्तार से भागी थी। कुर्सी से दुपट्टा उठाए इसने अच्छे से अपने सर पर जमाया था। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया था। चोर के सामने दुपट्टा लेना फर्ज नहीं था, मगर शौहर के सामने जरूरी है। इसने सोचते ही सर झटका था। वो पहली बार एक दूसरे को देख रहे थे। कल इन्हें होश ही कहा था कि एक नजर एक दूसरे को देख ले। हाय अल्लाह, ये तो नुकसान हो गया। जमीन पर फैले अमेजे को देख वो घबरा कर बोली थी, ये मैंने क्या कर दिया। घबराहट से इसके हाथ पैर फूलने लगे थे। कोई बात नहीं, आप और अंडा ले लीजिए। हारिस ने ऐसे ही कहा था जैसे कोई बड़ी बात ना हो। वो लम्हे भर कोशिश कर रह गई थी। अगर इस वक्त जाहिद यहाँ होता तो 2 थप्पड़ लगा चुका होता, और नहीं है, बस 2 ही पड़े थे। वो लरसते वजूद के साथ लब से जा लगी थी। इस बात पर तो थप्पड़ पक्का था। चले ठीक है, मैं और ला देता हूँ। और आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप कमरे में जाकर आराम कीजिए, नाश्ता मैं बना लूंगा। हलीमा का मुंह बेख्तियार खुला था। वो आंखें फाड़े हौनकों की तरह हारिस को देखने लगी थी। शायद इसे सुनने में गलती हुई थी, या फिर हारिस इस वक्त अपने होश में नहीं था। आप खाना बनाएंगे? यकीन करना बेहद मुश्किल था। हाँ तो अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? हलीमा ने आंखें फैलाए, दोनों हाथ गालों पर रख लिए थे। अब वो मुसलसल नफी में सर हिला रही थी। शायद फातिमा के जाने का सदमा लग गया है इन्हें। वो दिल ही दिल गोया हुई थी। जबान से ऐसा कुछ कहना गो कि बहुत बड़ा गुनाह था। मैं समझा नहीं। हारिस के माथे पर शिकनी उभरी थी। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? मर्द खाना नहीं बनाते। आप चाहते हैं कि मैं आपसे खाना बनवा कर गुनाहगार हो जाऊं? हलीमा ने झुरझुरी ली थी। मर्द हाकिम होते हैं, सरबराह होते हैं, वो घर के काम कैसे कर सकते हैं? वो हारिस को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई आठवां अजूबा हो। तकरीबन 2 मिनट लगे थे हारिस को उसकी बात समझने में। इसने बात ही इतनी अजीब की थी। आपसे किसने कहा कि मर्द घर का काम नहीं कर सकते? क्या आपने कभी सीरत नबी पढ़ी है? क्या आपने कभी असहाब इकराम को पढ़ा है? यकीनन आपने पढ़ा होगा हलीमा जी। इसके बाद भी आप ये पूछ रही हैं? मैं तो रोज नाश्ता, क्या दोपहर का, बल्कि रात का खाना भी बनाता हूँ। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरी आमदन इतनी नहीं कि किसी मुलाजमा का बंदोबस्त कर सकूं, इसलिए सारे काम खुद ही करता हूँ। झाड़ू, बर्तन, सब कुछ। इसका अंदाज बिल्कुल मौसम की खबर देने जैसा था। बिल्कुल ऐसे जैसे वो बता रहा हो कि आसमान पर काली घटाएं छाई है और अगले चंद लम्हों में मीना बरसने लगेगी। वो गोश्त खाते खाते बची थी। यानी झाड़ू और बर्तन भी। हाँ ठीक है, इसने इस्लाम का काफी मुताला किया हुआ था, मगर इन सब चीजों पर इसका ध्यान नहीं गया था। और ध्यान कैसे जाता? इसे तो बचपन से ही सिर्फ मर्दों के आगे सर झुकाना सिखाया गया था। औरत के फराइज खोल कर किसी तावीज की मानिंद पिलाए गए थे, मगर हुकूक इस चीज पे मगर इस चीज से तो वो नाआशना थी। हलीमा जी आप ठीक तो है? वो फिक्रमंद हुआ था। जी। सलेह पर हाथ रखे इसने गहरी सांस खारिज की थी। अब अंडे ला दीजिए, मैं बना दूंगी। बाकी सारा नाश्ता तैयार है। बस ये चाय का पानी नजर अब चूल्हे पर रखी पतीली पर गई थी, जहाँ सारा पानी बुखारात बनकर कब का उड़ चुका था। या अल्लाह, वो पहले ही दिन सारे काम उलट कर रही थी। हलीमा ने जल्दी से पतीली को उठाने की कोशिश की थी, जिसके चक्कर में अपना हाथ जला चुकी थी। सी। हलीमा जी क्या करती हैं आप? आपकी बारिश का लहजा सख्त था। हलीमा ने वही सख्ती महसूस की थी जो इनके खानदान के मर्दों की खसूसियत थी। वो अब डाइनिंग मेज के गिर्द रखे कुर्सियों पर बैठे हुए थे। वो इसे दवा लगा रहा था, जबकि हलीमा का दिमाग अब भी बर्तन, झाड़ू और खाने में ही अटका हुआ था। आप अब कमरे में जाएं, ये मैं सब देख लूंगा। वापस उसी नरमी से कहा गया था। वो इनकार नहीं कर सकती थी। इस वक्त वैसे भी दिमाग की कैफियत ऐसी नहीं थी कि वो मजीद कोई काम कर सके। तकरीबन 15 मिनट बाद वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। वो सोचों में गुम बिस्तर पे बैठी थी। हलीमा जी आइए, नाश्ता कर लीजिए। हलीमा ने कोई जवाब नहीं दिया, तो वो बस दीवार को घूरे ही चली जा रही थी। हलीमा जी। हारिस के थोड़ा ऊंचा पुकारने पर वो करंट खाकर उछली थी। झाड़ू, बर्तन, बेख्तियार उसकी जुबान फिसली थी, और अगले लम्हे निदामत ने उसे आ घेरा था। हारिस ने अजीब निगाहों से उसे देखा था, मगर जुबान से कुछ नहीं कहा था। नाश्ते के बाद आप तैयार हो जाएं, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। मगर मैं तो तैयार हूँ। इसने सुबह ही तो नया सूट पहना था। हलीमा जी आपके कपड़ों पर घी के दाग लगे हुए हैं। हारिस की याद दहानी पर इसने चौंक कर अपना आप देखा था। सुबह वो न जाने कितनी दफा इसके सामने पशेमान हो चुकी थी। आप बता दीजिए कि आप कौन से कपड़े पहनेंगी, मैं इस्त्री कर देता हूँ। गलती हलीमा की हरगिज नहीं थी। वो खुद ही इसे शौक पर शौक दे रहा था। आप कपड़े इस्त्री करेंगे? वो न सिर्फ उछली थी बल्कि चीखी भी थी। आपका हाथ जल गया है ना, इसलिए कह रहा हूँ। अपना कुर्ता भी इस्त्री करूंगा तो आपका भी कर दूंगा। इसके चिल्लाने पर हारिस ने गड़बड़ा कर वजाहत दी थी। वो इसके
وہ اس کے جملوں سے زیادہ اس کے انداز پر حیران تھی، عام سا اور سادہ سا انداز، وہ ظاہر سے زیادہ برا تھا۔ ہاں وہ تھا۔ اس کے دل و دماغ دونوں نے بے وقت حامی بھری تھی۔ زاہد اسے پل پل مارتا تھا اور یہ شخص تو پہلے ہی دن اسے قبر میں اتارنے کی پوری پلاننگ کر چکا تھا۔ ویری اسمارٹ۔ اسے اب حارث پر شک ہونے لگا تھا، کہیں وہ یہ ٹارچر کرنے کا کوئی نیا طریقہ تو نہیں تھا۔ آپ کیسے استری کریں گے؟ تمام خدشات کو اندر دباتے اس نے نارمل لہجے میں پوچھنے کی کوشش کی تھی، جیسے کرتے ہیں۔ وہ عجیب طرح سے ہنسا تھا، یا پھر پڑھے لکھے لوگ کسی اور طریقے سے کپڑے استری کرتے ہیں۔ اس کی آنکھیں لمحے بھر کے لیے چمکی تھی۔ یہ طنز نہیں تھا، مگر حلیمہ کو یہ طنز ہی لگا تھا۔ خیر، کم از کم کافی عرصے بعد اسے کسی نے یہ یاد تو دلایا تھا کہ وہ پڑھی لکھی ہے، ورنہ زاہد نے تو اس کے ماتھے پر جہالت اور گوار کا ٹیک لگا دیا تھا۔ وہ اپنی تمام بہنوں میں سب سے زیادہ ذہین اور پڑھی لکھی تھی۔ وہ میٹرک تک اسکول جاتی رہی تھی، باقی کی تعلیم اس نے پرائیویٹ ہی حاصل کی تھی۔ اسی سال اس نے بی ایس مکمل ہوا تھا اور پھر اس کے فوراً بعد زاہد سے شادی۔ نہیں، وہ میں اس کا دل بھر آیا تھا اور نہ جانے کتنے عرصے کے چھپائے موتی آج برسنے لگے تھے۔ وہ انہیں روکنا چاہتی تھی، مگر اس کی کوشش کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ آخر یہ مرد کا کون سا روپ تھا؟ حلیمہ جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ حد سے زیادہ فکر مند ہوا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ وہ کتنے ہی لمحے اس کی سسکیاں سنتا رہا تھا، مگر آگے بڑھ کر دروازہ بجانے یا کوئی تسلی دینے کی اس کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی، اور شاید حق بھی نہیں۔ حلیمہ جی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، وہی کھڑے کھڑے اس نے اقرار کیا تھا۔ وہ خوش نہیں تھی، اور حارث جیسے شخص کے ساتھ کوئی کیسے خوش رہ سکتا تھا؟ منصور کی کسی بھی زور زبردستی سے پہلے کسی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی تھی، لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا پولیس دروازہ توڑے اندر داخل ہوئی تھی۔ ہوٹل کی ریپوٹیشن بہت خراب تھی، اسی وجہ سے یہاں آئے روز ریڈ پڑتی رہتی تھی۔ منصور اور فاطمہ دونوں کو ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ فاطمہ کے لیے یہ سب بالکل غیر متوقع تھا۔ آخر اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کو کچل کر وہ بالکل بھی خوار نہیں ہوگی۔ ہوٹل کے دروازے تک پہنچتی لیڈی کانسٹیبل کسی سے محو گفتگو تھی، اور بس فاطمہ نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ اسے دھکا دیے اندھا دھند بھاگی تھی، اتنا تیز جتنا وہ بھاگ سکتی تھی۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ ہوٹل کی راہداری سے بھاگتے ہوئے وہ مین ڈور کی طرف آ گئی تھی، اور وہاں سے اب آگے کی جانب بھاگے چلی جا رہی تھی۔ لیڈی کانسٹیبل نے اس کا پیچھا کیا تھا، مگر ہوٹل کے باہر کافی لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا، اور اس ہجوم میں اسے ڈھونڈنا ممکن نہیں تھا۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ دیوانوں وار سڑکوں پہ بھاگتی رہی۔ یہ شہر اور یہاں کی سڑکوں سے وہ ناواقف تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اب کہاں جائے گی۔ وہ بس ایک کے بعد دوسرے موڑ پر بھاگتی ہی چلی جا رہی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ آہستہ آہستہ گاڑیوں کی نقل و حمل کم ہوتی جا رہی تھی۔ سڑک کے کنارے پر ایک پتھر سے اس کا پیر ٹکرایا تھا اور وہ کرہ کر وہیں گر گئی تھی۔ گرم سیال آنکھوں سے بہہ کر سڑک کے پتھروں میں جذب ہو رہے تھے۔ اسے اپنی بے بسی پر اس وقت شدید رونا آ رہا تھا۔ کاش میں بھاگنے کی بجائے زبان سے انکار کر دیتی۔ ابا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ کچھ دن ناراض رہتے پھر مجھے معاف کر دیتے۔ وہ ٹھوکر کھائے بغیر بھی کوئی سنبھلتا ہے کیا؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اب واپس کیسے جاؤں اور کس منہ سے؟ ابا مار ڈالیں گے مجھے۔ درد کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے بمشکل سڑک سے اٹھی تھی۔ اس سنسان سڑک پہ اسے خوف آنے لگا تھا۔ درختوں کی سائیں اور چمگادڑوں کی آوازیں اس کے اعصاب پر حاوی ہونے لگی تھی، اور ایک بار پھر وہاں سے بھاگی تھی، سختی سے آنکھیں نیچے بہت تیز، جیسے آنکھیں کھلتے ہی اپنے بستر پہ ہوگی اور یہ سب صرف ایک خواب ہوگا۔ مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ آنکھیں کھلتے وہ بستر پہ تو ہرگز نہیں تھی، بس سڑک کے وسط میں گری ہوئی تھی، اور سامنے گاڑیوں کی بتیوں نے اسے ایک بار پھر آنکھیں میچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس طرح برقی رفتار سے بھاگنے کی وجہ سے وہ سامنے آتی ہوئی گاڑی سے ٹکراتے بچی تھی، مگر سڑک پر گرنے کی وجہ سے اسے اس بار شدید چوٹ آئی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ گاڑی میں سے نکلنے والے شخص نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ وہ جینس کے اوپر ہلکے جامنی رنگ کا شرٹ پہنے ہوا تھا، اوپر سے اس نے کالے رنگ کا لانگ مگر اوپن کوٹ زپ تن کیا ہوا تھا، شاید سردی کی وجہ سے۔ بال پیچھے کی جانب اچھے سے سیٹ کیے ہوئے تھے، اور ہلکی بڑی ہوئی شیو اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ میں آپ کو بالکل بھی نہیں دیکھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کی بھوری آنکھوں میں فکر مندی تھی۔ وہ فکر مندی فاطمہ کے لیے تھی؟ ہاں، اس کے لیے تھی۔ بس اسے اتنا یاد تھا کہ اس کے بعد آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ رات کی سیاہی میں اس کی آنکھیں اب بند ہو گئی تھی، اب وجود بے سود۔ احناف اور مائزہ جب گھر پہنچے تو کافی وقت گزر چکا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی
मानो एक अदालत इनकी मुंतजिर थी। मायजा के वालिदैन गुस्से से खड़े इन दोनों को घूर रहे थे। कहाँ लेकर गए थे मेरी बेटी को? मायजा के वालिद ने आगे बढ़कर अहनफ के मुंह पर एक के बाद दूसरा थप्पड़ रसीद किया। इसने सुर्ख पड़ती आंखों से इस तशद्दुद को बमुश्किल बर्दाश्त किया था। डैड, भाई ने कुछ एकदम चुप, अपने कमरे में जाओ। वो डरी सहमी भागती हुई वहां से गई थी। तुम करना क्या चाहते हो आखिर? एक तो मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी हुई है, ऊपर से तुम मुझे ही परेशान कर रहे हो। इनका बस चलता तो अहनफ को गला ही दबा देते। मुझे कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। हर महीने जितनी रकम आपको मिलती है ना, उसका आधा भी परेशान नहीं करता मैं। इससे पहले कि वो अहनफ को एक और थप्पड़ जड़ते, इनकी बीवी ने इन्हें रोका था। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। तुम्हारा पैसा वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, जब चाहो इस्तेमाल कर लो। मुझे नहीं चाहिए किसी की भी। अपना बोझ मैं खुद उठा सकता हूँ। लहजे में महज नफरत और हिकारत थी। ठीक इब्ने ठीक, उन्होंने अफसोस से कहा था, जबकि अहनफ का तो दिमाग ही उलट गया था। अगर मेरा बाप ढीठ था तो फिर मैं भी ठीक नहीं हूँ। अगर मैं ढीठ हूँ तो वो नहीं है। मुझे किसी सूरत इनसे ना मिल मुझे किसी सूरत उनसे मत मिलाइए। कहने से क्या होता है? तुम अपना खून और अपनी पहचान नहीं बदल सकते। आप बिला वजह मुझसे मत उलझा करे। वो हद से ज्यादा बदलिहाज बदतमीज था, या फिर शायद जानबूझकर वो ऐसा बनता था। तुम किसी दिन अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। तुम हकीकत से नाआशना हो। तुम उस चीज को कबूल ही नहीं करना चाहते कि ये फैसला किस्मत का था। तुम में या कोई और उसे नहीं बदल सकता। तुम में या कोई और उसे नहीं बदल सकता। तुम्हारे माँ बाप का कसूर नहीं था और ना है। इसे प्यार की जबान समझ नहीं आती थी और ना ही वो प्यार से काबू में आता था। लिहाजा इन्हें मजबूरन सख्ती का कौल खुद पर चढ़ाना ही पड़ता था। ठीक कह रहे हैं आप, किसी का कसूर नहीं है। अगर कसूरवार कोई है तो सिर्फ वो एक शख्स है, और वो है शयान मीर अहमद। मैं उस शख्स को खुश रहने नहीं दूंगा, कभी नहीं। उसे और उसकी बीवी को जान से मार दूंगा। हाँ, मैं यही करूंगा। तेजी से कदम उठाते हुए अपने कमरे में बंद हो गया था। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज पर दोनों मियाँ बीवी ने अफसोस से एक दूसरे को देखा था। अस्पताल के बिस्तर पर तकरीबन सुबह के वक्त इसकी आंख खुली थी। रात का सिया अंधेरा अब नारंगी रंग में तब्दील हो चुका था। फिनाइल और दवाइयों की बो इसके नथनों से टकराई थी। अस्पताल से हमेशा वो खार खाती थी। अभी इससे आंखें खोले चंद लम्हे ही गुजरे थे कि कोई दरवाजा खोले अंदर दाखिल हुआ था। वो शख्स चलकर अब इसके करीब आ रहा था। कैसी तबीयत है अब? अंदाज लिया दिया सा था। फातिमा के जहन पर जोर डाले से इसे पहचानने की कोशिश की थी। ये वही शख्स था जिसकी गाड़ी के सामने वो गिरी थी। मैडम, घर में किसी का नंबर बताएं ताकि मैं इत्तला दे सकूं। रात की सारी हमदर्दी रात में ही हवा हो गई थी। इस लड़की की वजह से इसे सारी रात अस्पताल में गुजारनी पड़ी थी, और अनादिल की कॉल्स ने इसका दिमाग मजीद खराब कर दिया था। इसने एक ही रात में इतने झूठ बोल दिए कि शायद ही सारी जिंदगी बोले हों। घर का नंबर, वो गड़बड़ा गई थी। जी, घर का नंबर, ताकि आपके घर वाले आकर आपको ले जाएं। शया ने आंखें घुमाई थी। कसूर इस लड़की का था जो इस तरह अचानक इसकी गाड़ी के सामने आ गई थी, और ये सोने पे सुहागा बेहोश भी हो गई थी। मैं अपने घर में तो किसी को फोन नहीं कर सकती थी। कुफरान बलोच इसे जिंदा दफना देते। चंद लम्हे सोचने के बाद इसके जहन में फौरन अपने दोस्त का ख्याल आया था। इंटरनेट पर इसकी दोस्ती एक लड़की से हुई थी जो कि मुसलसल इससे एक्टिंग की तरफ माइल करती थी। इस लड़की का ताल्लुक भी इस्लामाबाद से था। इनके घर में किसी भी औरत के पास फोन नहीं था सिवाय फातिमा के। मंसूर ने इसे ये फोन तोहफे में दिया था, जो कि वो हमेशा छुपा कर रखती थी। इसने शयान को फौरन अपनी उस दोस्त का नंबर बताया था। मजीद आधा घंटा जाया होने के बाद बलाखिर ये मसला हल हो ही गया था। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। शुक्रिया। शयान के जाने से पहले फातिमा ने नरम लहजे में उससे कहा था। वो वाकई उसकी मशकूर थी। कल रात वो इस हालत में नहीं थी कि अपनी किसी दोस्त का ख्याल भी इसके जहन में आता, और इन अनजान रास्तों पर इसके साथ कुछ भी हो सकता था। सर को खम दिए शयान ने संजीदगी से इसका शुक्रिया कबूल किया था। जहन पर अब सिर्फ अनादिल और उसके सवालात सवार थे। इसने कहा था कि वो जल्दी आने की कोशिश करेगा, मगर अब तो सूरज चढ़ चुका था। यकीनन वो काफी खफा हो गई। इस तरह की हालत में इस गाड़ी को अस्पताल की हदूद से बाहर निकाली थी। परेशानी की वजह से इसके सर में दर्द होने लगा था। एक तरफ दोस्त तो दूसरी तरफ अनादिल। वो इसे इस तरह के किसी अनजान लड़की की मदद करने का नहीं बता सकता था। ऐसा करने की सूरत में इसे ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट्स और लकब मिलने थे जो इसे हरगिज नहीं चाहिए थे। घर पहुंचने की जल्दी में इसने गाड़ी की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। गाड़ी का तवाजुन कब बिगड़ा इससे खबर नहीं हुई। गाड़ी को संभालने की कोशिश में सड़क के अतराफ में खड़े एक दरख्त से गाड़ी टकरा गई थी। शयान का सर बुरी तरह डैशबोर्ड से टकराया था। खून की लकीर उसके माथे से बहकर थोड़ी सी टपक रही थी। ये था फातिमा और शयान की पहली मुलाकात का अंजाम।
وہ سارا دن ہسپتال میں رہا تھا، تقریباً شام کے وقت اسے ڈسچارج کیا گیا تھا۔ چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی، اس وجہ سے زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ سارا دن ہسپتال میں رشتہ دار اور دوست احباب کی آمد رفت رہی تھی۔ انادل نے بس آنسو بہائے تھے، زبان سے وہ کچھ نہ بولی تھی۔ شایان کو اصل تشویش اسی بات کی تھی، ناراض ہو؟ بستر پہ لیٹے لیٹے اس نے معصومیت سے پوچھا تھا، مبادہ کہیں پیار ہی پیار میں اس کی بلبل اسے کچھ اٹھا کر ہی نہ دے مارے۔ تم ٹھیک ہو جاؤ پھر بات کریں گے۔ ٹرے بستر پر کے پاس رکھے وہ آہستگی سے گویا ہوئی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، دوستوں کے پاس ہی جا رہا تھا، راستے میں وہ لڑکی اچانک گاڑی کے سامنے آ گئی اور میں نے بس اس کی مدد کی تھی۔ چہرے پر لاچاری ہی لاچاری تھی۔ اس کے دوستوں کی ہسپتال کی آمد سے یہ تو ثابت ہو ہی گیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اب سچ بولنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں بچا تھا۔ تم تو کسی فلم کے ہیرو ہو نا، جو دکھی لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ ایک بار بھی تم نے میرے بارے میں سوچا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ آواز رن گئی تھی، آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے۔ شایان نے اپنی انگلی کی پور سے اس کے گالوں پر لڑکتے موتی چھونے تھے۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بازو پر معمولی سا فریکچر ہوا تھا۔ سوری، تمہیں پتا ہے تم ایک نمبر کے بدتمیز، جاہل اور فضول انسان ہو۔ میں جانتا ہوں۔ شایان نے جس قدر سنجیدگی سے اس کا جملہ مکمل کیا تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی تھی۔ یہ کھچڑی میں نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ وہ اب چمچ اس کے ہونٹوں تک لے گئی تھی۔ اب میری غلطی کی اتنی بڑی سزا دوگی تم؟ شایان، اسی گھوری پر شایان نے فوراً ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تم نے بنائی ہے تو کھانی تو پڑے گی نا؟ انادل نے منہ بنا اسے کھلانا شروع کیا تھا۔ کیسی بنی ہے؟ انادل نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ یہ واقعی تم نے بنائی ہے؟ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ نہیں، بوا نے بنائی ہے، میں فی الحال تم پر یہ ظلم نہیں کر سکتی۔ دونوں بیک وقت ہنس دیے تھے۔ تمہیں ایسے کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیا معلوم وہ کوئی سنیچر یا پھر کوئی اغوا کار ہوتی۔ اس کا خدشہ اپنی جگہ درست تھا۔ یعنی تمہیں ڈر ہے کہ وہ تمہارا شوہر چرا لیتی؟ گہری چمک کے ساتھ وہ لب دبائے گویا ہوا تھا۔ تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چرا سکتا۔ کیا مان تھا اس کے لہجے میں؟ وہ دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ فرض کرو ایسا ہو گیا پھر؟ وہ اب جان کر اسے چھیڑ رہا تھا۔ پھر میں اس چڑیل کا منہ توڑ دوں گی۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں اس وقت کھڑا تم دونوں کو لڑتے دیکھوں گا۔ اپنے لیے دو عورتوں کو لڑتے دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اس سے لڑتی ہے، جبکہ آدھے سے زیادہ مواقع تو وہ خود ہی فراہم کرتا تھا۔ مگر تم تو وہاں نہیں ہوگے، انادل نے سادگی سے کہا تھا۔ وہاں نہیں ہوں گا تو پھر کہاں ہوں گا؟ وہ اب بھی اس گمان میں تھا کہ وہ اظہار محبت کرے گی۔ اف شایان میر اور اس کے خواب! تم تو قبر میں ہوں گے نا، فکر مت کرنا، میں روز تمہاری قبر پہ پھول چڑھانے آؤں گی۔ ایک ادا سے بالوں کو جھٹکتے وہ شایان کو اچھا خاصا زچ کر چکی تھی۔ خیر، اس کی خاصیت تھی۔ تم کبھی اظہار محبت نہیں کر سکتی۔ اس نے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب محبت ہی نہیں ہے تو اظہار محبت کیوں کروں؟ انادل، تم بہت بری ہو۔ وہ خفا ہوا تھا۔ ہاں تو وہ میں ہوں۔ چلو اب جلدی سے کھانا کھاؤ۔ شایان نے اب کی بار کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کی بیوی لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک تھی۔ ایسی بیوی ملنا واقعی ناممکن تھا۔ وہ نہ جانے کتنے پہر کمرے میں بند رہا تھا۔ ماضی کی تاریک یادیں ایک بار پھر ذہن کی اسکرین پر ابھرنے لگی تھی۔ پہاڑیاں، سرد اور برفیلی رات، چیخیں، فون کے بیپ پر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا تھا۔ افزا کا نام دے کر اس نے ناگواری سے کال کاٹی تھی، مگر ایک کے بعد دوسری کال سے اس کا دماغ الٹ کے رکھ دیا تھا۔ اس نے لب بھینچی غصے سے کال ریسیو کی تھی۔ اینب، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اسپیکر سے مضطرب سی آواز گونجی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے سخت لہجے میں جواب دیا تھا۔ تم اس طرح کیوں آ گئے؟ کوئی کام یاد آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر دوبارہ کب مل رہے ہو مجھ سے؟ کبھی نہیں، دو لفظی سیدھا جواب۔ کیا مطلب؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ مطلب یہ افزا میڈم، تم میرے لیے گئے امتحان میں بری طرح فیل ہو چکی ہو۔ دوبارہ کال مت کرنا۔ وہ اس وقت اس سے تو کیا کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر افضل سے جان چھڑوانا بھی ضروری تھا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں سمجھی نہیں۔ اینف، میں تمہاری ہونے والی بیوی ہوں۔ ہم بہت جلد نکاح کر لیں گے۔ پلیز مجھ سے اس لہجے میں بات مت کیا کرو۔ وہ اب اینف کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اینف کا سخت رویہ کبھی اتنا تکلیف دہ نہیں تھا جتنا آج۔ پہلے وہ اس سے بہت دور تھا، مگر اب وہ اس کے اقرار کے بعد اس پر اپنا حق سمجھنے لگی تھی۔ محبت جسموں کا میل ضرور ہوتی ہے، مگر اگر یہ جسم نکاح سے پہلے میسر ہو تو وہ اپنی وقت کھو دیتا ہے۔ تم نے بھی کھو دی۔ اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر تم میرے ساتھ ہوٹل کے کمرے تک جا سکتی ہو، تو توقع رکھتی ہو کہ میں تم سے نکاح کر لوں؟ کس لیے؟ تم مجھے بغیر نکاح کے بھی مجھے
बगैर निकाह के भी मुझे मैसर हो तो फिर निकाह क्यों करूं तुमसे? दोबारा कॉल मत करना मुझे, मेरे जिस्म की भूख मिट चुकी है, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। इसने कॉल काट दी थी। वो कई लम्हे शौक की कैफियत में खड़ी रही थी। एनफ ने बहुत सख्त बात निहायत ही साफ गोई से कह दी थी। इसके अल्फाज किसी कोड़े की मानन अफजा की ज़मीर पर लगे थे। वो लम्हे भर में इसकी ज़ात के पर खचे उड़ा गया था। आई एम सॉरी अफजा, मगर मैं तुम्हें अपने इंतकाम की भेंट नहीं चढ़ाऊंगा। बेहतर है कि तुम मुझे भूल जाओ। फोन की तारीख स्क्रीन को घूरते एनफ ने बेबसी से सांस लेने की कोशिश की थी, जबकि फिजा में ऑक्सीजन की मिकदार काफी कम थी, या फिर शायद वैसा महसूस कर रहा था। रात के पिछले पहर वो नींद में काफी बेचैन हुआ था। इसके सीने में मानो आग सी लग रही थी। एक ही साथ इसे क्या क्या याद नहीं आ रहा था। मैंने तलाक नहीं दी, मैंने गाड़ी हिट, आखिरी वॉइस नोट, आई एम सॉरी या नादिल, आई एम सॉरी। वो नींद में गहरी गहरी सांस लेने लगा था। शयान तुम ठीक तो हो? वो तो कब से उसके सिरहाने बैठी थी। शयान की हालत के पेश नजर वो एक लम्हा भी न सो सकी थी। अनादिल मैंने जानकर नहीं किया था, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। शयान मैं कहीं नहीं जा रही, तुम रिलैक्स हो जाओ। अनादिल ने इसके माथे पर हाथ रखा था। अब वो नरमी से उसके बाल सहला रही थी। वो मुंह में बड़बड़ाता हुआ वापस नींद के आगोश में चला गया था। सुबह इसके उठने पर अनादिल ने इसे नाश्ते के बाद दवाई खिलाई थी। शयान की हालत अब कदरे बेहतर थी। एक बात पूछूं तुमसे? वो नरमी से गोया हुई थी। तुम कल रात नींद में क्या कह रहे थे? क्या? वो हड़बड़ा कर उठा था। वॉइस नोट, तलाक और गाड़ी। तुम कल नींद में कह रहे थे कि तुमने मुझे तलाक नहीं दी। शयान ने बेख्तियार अपनी नम पेशानी को छुआ था। हाँ तो मैंने नहीं दी। इसने नजरें चुराई थी। इस बात का मतलब मुझे समझ नहीं आया। शयान देखो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम मुझे अपनी परेशानी शेयर नहीं करोगे तो फिर किससे करोगे? उसका हाथ थमे वो अब इसे बोलने का हौसला दे रही थी। वो भी हिम्मत हार गया था। आखिर कब तक वो इससे ये सब छुपाता? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लब कतरते उसने बोलना शुरू किया था। मैं सुन रही हूँ। तुम्हें याद है जब हमारा झगड़ा हुआ था तो मुझे छोड़कर चली गई थी। तुमने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। अनादिल ने आहिस्तगी से इस बात में सर हिलाया था। उस रात मैं बहुत ज्यादा अफसरदा था। मैंने बहुत शराब पी रखी थी। मैंने पता नहीं कितनी सिगरेट भी सिलगाई थी। सारी रात में जागता रहा था। फिर तकरीबन सुबह के वक्त कहीं जाकर थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी थी। मेरे जहन में सिर्फ तुम और तुम्हारे इस मुतालबे सवार थे। तुमने मुझसे तलाक का कहा था। मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी है। पता नहीं वो ख्वाब था या फिर सच। मैं खुमारी की हालत में वो बोल रहा था और लम्हे भर को वो रुक गया था, शायद अल्फाजों को तरतीब दे रहा था। अनादिल मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जे थी, बगैर किसी तासुर के। मैं आज महज तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हें आजाद करता हूँ। अनादिल मैं शयान मीर अपने पूरे होश हवास में तुम्हें तलाक। अनादिल मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तो मेरा इश्क हो अनादिल। आज मैं अपने इश्क को आजाद करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। आई लव यू सो मच, आई लव यू बुलबुल। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। शयान अनादिल के झंझोड़ने पर वो होश में आया था। आगे क्या हुआ? इसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। वहां कोई हैरत और कोई गुस्सा नहीं था। फिर मैंने वकील से पेपर्स बनवाए और तुम्हें भिजवा दिए। इसके बाद मैं एनजीओ गया। वहां जाकर मुझे मेरी औकात पता चली। मुझे पता चला कि मैं एक हकीर और कम अकल इंसान हूँ। मेरी कोई औकात नहीं। मैं जल्द अज जल्द तुम्हारे पास आना चाहता था। गाड़ी ड्राइव करते मुझे ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। मुझे लगा मेरे पास अब वक्त नहीं है। मैंने तुम्हें कॉल्स की, मैसेजेस किए, तुमने रिप्लाई नहीं किया। मैंने तुम्हें वॉइस नोट्स भेजे। एक्सीडेंट से कुछ लम्हे पहले मेरे जहन में सब कुछ गुडमुड होने लगा। अम्मी, तुम, रात वाला ख्वाब और पता नहीं क्या क्या। मुझे लगा मैंने दोबारा वही अल्फाज इस्तेमाल किए। एक्सीडेंट के बाद मैं न जाने कितना अरसा सोचता रहा कि मैंने वाकई ऐसा कुछ कहा था या नहीं। बिलाखिर चंद महीनों के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो सब बस मेरे जहन में चल रहा था। वो कहकर खामोश हुआ था, जबकि वो अपनी खामोश निगाहों से उसे ही देख रही थी। इस आखिरी वॉइस नोट में क्या था जो तुम मुझे सेंड नहीं कर सके? वो चौंका था, फिर अगले ही लम्हे वो संभल चुका था। कुछ खास नहीं था। कुछ तो खास था शयान। तुम ऐसे ही बार बार उसका जिक्र नहीं करते। मुझे सच बताओ कि तुमने क्या कहा था? बस जिद थी। वो बेबसी से उसे देखता ही रह गया था। यही तो वो सच था जिसके बाहर आने से वो डरता था। मैंने एतराफ किया था कि मैंने शिर्क किया है, और ये कि तुम मुझे छोड़कर न जाओ। मैंने तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर खुद को माफ करने का कहा था। आंखों में खिड़सियां चुभी थी। अपने महबूब के सामने झूठ बोलना भी बहुत अजियतनाक होता है। तो फिर भेजा क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे माफ करो। मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता था कि तुम मुझ पर तरस खाओ। वो चंद सानिये से देखती रही थी, फिर अचानक ही वो हंस दी थी। तुम हद करते हो शयान। तुम्हें लगता है कि ये सब मेरे लिए अहम है? वो नफी में सर हिलाती, गो के इसकी अकल पर मातम कर रही थी। आज तुमने मुझे ये सब बताया
تو میں بھی تمہیں کچھ بتاتی ہوں. میری نظر میں اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نکاح اعلانیہ ہوتا ہے، جبکہ ہم نے چھپ کر نکاح کیا تھا. کوئی ولی موجود نہیں تھا. اور تو اور سب سے بڑی چیز تمہارے عقائد نہ جانے انجانے میں ہی صحیح تم نے شرک تو کیا تھا نا. تم نے اپنی ماں کو اللہ سے بڑا درجہ دے دیا تھا. نعوذ باللہ. تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے؟ میرے لیے صرف وہی نکاح اہم ہے جو تم نے مجھ سے ایمان کی حالت میں ساری دنیا کی موجودگی میں ایک نئے حق مہر کے ساتھ کیا ہے. پہلے جو بھی تھا اسے بھول جاؤ اور مجھے بھی بھولنے دو. انادل نے اس کے سینے پہ سر رکھتے کہا تھا. وہ مطمئن ہو گئی تھی جبکہ شیان کے کندھوں کا بوجھ مزید بڑھ گیا تھا. یہ آدھا ادھورا صد اسے مزید گناہگار بنا رہا تھا. اسے اپنے دوست کے گھر آئے 2 دن گزر گئے تھے. وہ ایک بولڈ اور ماڈرن قسم کی عورت تھی جس کا اٹھنا بیٹھنا کافی اوباش مردوں میں تھا. فاطمہ تمہاری قسمت بہت جلد چمکنے والی ہے. گہری نگاہوں سے اس کا وجود کا جائزہ لیتے ہوئے مسکرائی تھی. میں ایکٹریس تو بن جاؤں گی نا؟ بالکل، مگر اس کے لیے تمہیں بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے. سب سے پہلے تو تمہیں یہ پردہ چھوڑنا ہوگا، پھر اپنی ڈریسنگ تبدیل کرنی ہوگی. میڈیا کے سامنے تمہیں اعتراف کرنا ہوگا کہ تم پر زبردستی پردہ تھوپا گیا ہے. تمہارے والد تمہیں دبانا چاہتے تھے، اسی لیے تم وہاں سے بھاگی ہو. مگر وہ گھبرا گئی تھی. اپنے باپ کے خلاف بولنا واقعی ایک مشکل کام تھا. فاطمہ، سمجھنے کی کوشش کرو. یہ مرد ہم سے ہماری آزادی چھیننا چاہتے ہیں، ہمیں اسلام کی زنجیروں میں قید کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 21ویں صدی ہے. آخر ہم کب تک 1400 سال پرانے دین کو لے کر بیٹھے رہیں گے؟ وقت کے ساتھ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی. تم میں اور بہت سی خواتین مل کر ان مردوں کو اور مولویوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے. ہم احتجاج کریں گے. تم ایک فیمنسٹ بنو گی. فاطمہ وہ اسے ورغلا رہی تھی. وہ لبرل نام نہاد مسلمان یہودیوں کی تنظیم کو آگے بڑھا رہی تھی جسے پیسے کی ہوس نے اندھا کر دیا تھا. حلیمہ کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ اپنی ماں کے کمرے میں ان کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا. حلیمہ جی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. میں نے ایک ان پڑھ اور واجبی سی شکل صورت رکھنے والا شخص ہوں. وہ اتنی پڑھی لکھی اور خوبصورت، میں ان کے قابل نہیں ہوں. اس کی آواز رن گئی تھی. آنکھوں میں پانی چمکنے لگا تھا. خود سے زیادہ اسے حلیمہ کی پرواہ تھی. حلیمہ نے کچھ کہا ہے کیا؟ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. وہ بہت بوکھلائی سی ہے. صبح بھی اتنا رو رہی تھی. امی کیا ہو جاتا جو آپ میرے حق میں دعا کر دیتی؟ آپ کی دعاؤں میں تو اتنا اثر ہے. آپ میرے لیے فاطمہ جی کو مانگ لیتی نا. اٹھ کر بیٹھتے وہ اب بے بسی سے اپنی ماں کی جانب دیکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے. آج بات تبدیل ہو گئی. اس کی ماں جو دیکھ رہی تھی وہ حارث نہیں دیکھ پا رہا تھا. آپ نے کیوں ہمارا نکاح کروا دیا؟ میں خوش نہیں ہوں اور حلیمہ جی بھی خوش نہیں ہے. وہ بے بسی سے سر نفی میں ہلا رہا تھا. اللہ تمہاری نسل کو پروان چڑھائے. ان کی زبان سے ایک اور دعا نکلی تھی. امی اب بس کر دیں، اب مزید کوئی دعا نہ دیں. وہ غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا تھا. اللہ کے فیصلوں کی آگے ضد نہیں کرتے بلکہ ادب سے سر جھکاتے ہیں. وقت تمہیں اللہ کے فیصلے کی حکمت اور میری دعاؤں کی تاثیر دکھا دے گا. وہ سر جھٹک کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا. اس کی والدہ مدھم سے مسکراتی تھی. وہ جب سے گھر واپس آئی تھی اس کی عجیب کیفیت تھی. اس نے زندگی میں پہلی بار مرد کا یہ روپ دیکھا تھا. اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا. حلیمہ، یہ تمہارا ہاتھ کیسے جلا؟ طاہرہ بیگم کی نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑی تھی. وہ امی، حارث نے کیا ہے یہ. دروازے پہ کھڑے غفران بلوچ کے قدم رک گئے تھے. نہیں امی، آپ، میری بیٹی کی تو قسمت ہی خراب ہے. پہلے وہ زاہد اور اب یہ حارث. یہ سب اس فاطمہ کی وجہ سے ہوا ہے. اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. انہوں نے سر پیٹتے افسوس سے کہا تھا. آپ غلط ہاتھ بھی اٹھایا ہے تم پر. اس کی سن ہی کہہ رہی تھی. دیکھو حلیمہ، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ. بہت مارا ہے کہ اس نے تمہیں. میں اسے زندہ زمین میں دفنا دوں گا. اس کی ہمت کیسی ہو میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ فاطمہ کی غلطی کی سزا وہ تمہیں نہیں دے سکتا. اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی غفران بلوچ اندر داخل ہوئے تھے. وہ بیچاری تو بس اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی. زاہد کی باری تو اسے گھر بسانے کا لیکچر دیتے تھے اور اب جس کا گھر توڑنے کے پر تلے ہوئے تھے. آپ لوگ جو سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے. حارث جی نے میرا ساتھ کچھ غلط نہیں کیا. وہ بہت اچھے ہیں. حلیمہ نے نگاہیں جھکائیں. آہستگی سے کہا تھا. نہ جانے کیوں اس کا دل اس کا نام لینے پہ زور سے دھڑکا تھا. تو پھر تمہارا ہاتھ کیسے چلا؟ طاہرہ بیگم بھی اب بھی تشویش کا شکار تھی. ناشتہ بناتے ہوئے میرا ہاتھ جل گیا تھا. غفران بلوچ اور طاہرہ بلوچ دونوں کے اعصاب ایک دم ہی ڈھیلے پڑے تھے. ابا فکر نہ کرے، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی. میں ہر حال میں اپنا گھر بساؤں گی. تمہیں یہی کرنا چاہیے. میرے کندھے اب دوبارہ تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. حلیمہ، اب جو بھی ہے یہی ہے. یاد رکھنا اب وہاں سے صرف تم قبر میں جاؤ گی. سخت لہجے میں اپنی بات کہے وہ وہاں سے جا چکے تھے. یہ سختی ان کی مزاج کا حصہ تھی. بیٹیوں کے لیے اگر کبھی کوئی نرم گوشہ دکھا بھی دیتے تو بچپن کی تعلیم اور روایت انہیں یہ ضرور یاد دلاتی کہ بیٹیاں محض بوجھ ہوتی ہیں.
اس دن کے بعد افزا احنف کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی، جبکہ احنف اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا۔ وہ اس سے کئی بار معافی بھی مانگ چکا تھا، مگر افزا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آج بھی کالج کے بعد وہ اس کے پیچھے گیا تھا۔ ایک بار میری بات تو سن لو۔ کیا سنوں میں احنف؟ کیا کرتا ہے اب؟ مگر وہ غصے میں پاگل ہوتی چلائی تھی۔ آئی ایم سوری احنف سر کھجاتے کہا تھا۔ تمہیں سوری کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تمہارا شکریہ کہتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ مجھے یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم لڑکیوں کی عزت اتنی معمولی نہیں ہوتی جو تم جیسوں پر لٹاتے۔ اگر ہم اپنی عزت نہیں کریں گے تو کوئی بھی ہماری عزت نہیں کرے گا۔ لال ببو کا چہرہ لیے وہ کھلے تنفس سے اسے گھور رہی تھی۔ احنف نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر اس نے افزا کو سائڈ اسمائل پاس کی تھی۔ وہ جھل کر کوئلہ ہو گئی تھی۔ اچھی بات ہے جو تمہیں احساس ہو گیا۔ میں بھی تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا کہ تم خاص ہو۔ ہر لڑکی خاص ہوتی ہے، لیکن صرف تب تک جب تک وہ خود کو بے مول نہیں کرتی۔ وہ بہت سادہ انداز میں اس پر بم گرا گیا تھا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ بکواس جو تم نے جان بوجھ کر کی تھی، خوخا تاثرات لیے چہرے پر سجائے وہ مزید 2 قدم اس کے قریب آئی تھی۔ میری بہن کہتی ہے جو تہجد میں اٹھ کر دعائیں مانگتا ہے وہ کبھی سگریٹ نہیں پی سکتا تو پھر زنا کیسے کر سکتا ہے؟ ایک معصوم کی زندگی کیسے برباد کر سکتا ہے؟ احنف نے مسکرا کر کندھے اچکائے تھے۔ وہ کچھ دیر شوق کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہی تھی، پھر اس نے کندھے پر پہنا کالج کا بیگ گھما کر احنف کے منہ پر دے مارا تھا۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی۔ احنف کو مانا دن میں تارے دکھے تھے۔ ایک تو اتنا بھاری بیگ، اوپر سے اس کی زپ پر لگی 2 کلو کی چین، ہونٹ سے اب خون کی بوندیں نکل رہی تھی۔ یہ تو بہت ظالم ہے۔ چکراتے سر کو تھامے وہ ایک بار پھر اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہاں سے بھاگتی ہوئی وہ قریبی پارک گئی تھی۔ اب وہ ایک بینچ پر بیٹھی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ تہجد گزار پر بھی اگر شیطان یا نفس حاوی ہو جائے تو گمراہ ہوتے ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ جب 2 نامحرم تنہائی میں ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ افزا نے سرخ آنکھوں سے اپنے عقب میں بیٹھے اس شخص کو دیکھا جس کی باتیں بہت زیادہ عجیب تھیں۔ ان کی کہیں اپنی ہی باتوں میں بہت زیادہ تضاد تھا۔ میں نے آج تک کبھی کسی سے اس طرح معافی نہیں مانگی، تم سے مانگ رہا ہوں کیونکہ مجھے افسوس ہے۔ وہ آنسو پہنچتے رخ موڑ گئی تھی۔ کیا ہم محض اچھے دوست نہیں رہ سکتے؟ احنف کے کہنے پر افزا نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ مان گئی تھی۔ ویسے تم کبھی مجھے اپنی موم سے تو ملوانا۔ میرا مطلب ہے میں پہلے بھی نہیں مل سکا تھا۔ تمہارے ڈیڈ بھی یہی رہتے ہیں کیا؟ نہیں، وہ یہاں نہیں رہتے۔ کیوں؟ بزنس کی وجہ سے۔ کس ملک میں رہتے ہیں؟ وہ اسے کڑید رہا تھا۔ پاکستان۔ احنف نے گہری سانس اندر کی جانب کھینچی تھی۔ یعنی تم اپنی موم کے ساتھ یہاں رہتی ہو؟ اس نے ایک امید سے پوچھا تھا۔ موم بھی پاکستان رہتی ہے۔ اس کی آنکھوں کی چمک فوراً بجھ گئی تھی۔ تو پھر تم یہاں؟ میں بچپن سے ہی یہی گرینی کے ساتھ رہتی ہوں۔ پاکستان کا نام سنتے ہی مجھے کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ میں نے تو موم سے بھی کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہاں شفٹ ہو جائے۔ وہاں تو ہر وقت بلاسٹ ہوتے رہتے ہیں۔ دہشت گردی کے خوف سے مجھے تو نیند ہی نہیں آتی۔ وہ اب کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ ویسے تمہاری موم کیسی خاتون ہے؟ میرا مطلب سخت تو نہیں ہے نا؟ بالکل بھی نہیں، وہ ایک آزاد خیال خاتون ہے۔ انہوں نے مجھے بھی مکمل آزادی دی ہوئی ہے۔ اور تمہارے ڈیڈ؟ ان کا مجھے نہیں پتا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، میں ان کی زندگی میں دخل نہیں دیتی۔ اس کے لہجے میں گھلتی کڑواہٹ وہ بآسانی محسوس کر چکا تھا۔ کیوں؟ میری موم سے ان کی سیکنڈ میرج ہے۔ احنف کی آنکھوں میں کرچیاں چبھی تھی، مگر اس وقت اسے نہایت تحمل کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اور ان کی فرسٹ وائف وہ کہاں ہے؟ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد ہی موم نے ان سے شادی کی تھی۔ احنف نے ایک سختی سے مٹھیاں بھینچی تھی، آنکھوں میں ابلتے لاوے کو اس نے اندر ہی کہیں دبا دیا تھا۔ ان کی فرسٹ وائف کے بچوں کا کیا؟ تمہاری موم نے ایک بار بھی اس بارے میں سوچا؟ اس بارے میں موم کیوں سوچے؟ اس بارے میں تو ان کے ڈیڈ کو سوچنا چاہیے نا۔ اور جہاں تک مجھے علم ہے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ افزا اب اس تفتیش سے بیزار ہونے لگی تھی۔ اتنی دلچسپی تو احنف نے کبھی اس کی ذات میں بھی نہیں دکھائی تھی جتنی دلچسپی وہ اس کی فیملی میں دکھا رہا تھا۔ شادی چاہیے بعد میں کی ہو، مگر افیئر تو پہلے کا تھا نا۔ وہ یہ الفاظ زبان پر نہیں لایا تھا، اندر کی بھڑکتی آگ کو اس نے بمشکل روکا تھا۔ یہ آگ باہر آ کر ہر ایک کو جھلسانے کو تیار ہے، مگر اسے ابھی صحیح وقت کا انتظار تھا۔ شایان کو ٹھیک ہونے میں کافی دن گزر چکے تھے۔ اس نے آفس جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ آج انادل نے اسے سرپرائز دینے کے لیے کھانا بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کچن میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے انابیہ کو کال ملائی تھی۔ رسمی سی لائک سلیک کے بعد وہ سیدھا مدعے پر آئی تھی۔ ابیا، میں شایان کے لیے کھانا بنا رہی ہوں۔ اللہ خیر ہی کرے۔ انابیہ کے دل نے فوراً آواز اٹھائی تھی۔ سر شکر اس کی زبان خاموش ہی رہی تھی۔ آپ نہ مجھے بتاتی جائے اور میں ویسے کرتی جاؤں گی۔ ناچار انابیہ کو ہمیں بھرنی ہی پڑی تھی۔ وہ جیسے جیسے اسے بتا رہی تھی انادل ویسے ہی کر رہی تھی۔
अब एक काम करो, गोश्त में तमाम मसाला जात डाल दो। अनाबिया ने इसे बारी बारी मसालों के नाम बताए थे। मिर्च और नमक के अलावा इसे कुछ समझ नहीं आई थी। अब यह हल्दी नहीं मिल रही, वही देखो इधर, वही देखो उधर ही होगी। अब यह समझ नहीं आ रही, ये हरे रंग वाली है या काले रंग वाली। अनादिल ने नासमझी से दोनों डब्बों को देखा था। अनाबिया क्या साहब बिल्कुल शल हो गए थे। हरे और काले रंग के डब्बों में के दरमियान देखो, शायद सफेद रंग की हल्दी दिख जाए तुम्हें, अनाबिया ने कुड़ कर कहा था। अनादिल को खाना पकाना सिखाने से कई गुना ज्यादा बेहतर था कि वो किसी दीवार में ही सर मार लेती। हाँ, अब यह मिल गई। इसने चहकते हुए डब्बा उठाया था। अनाबिया गड़बड़ा कर सीधी हुई थी। आखिर उसकी बहन ने नई दरियाफ्त जो कर ली थी। बस मीडिया वालों तक ये खबर पहुंचने की देर थी और अनादिल साहिबा का नाम वर्ल्ड बुक में आना पक्का था। तुम मार खाओगे मुझसे, वीडियो कॉल करो मुझे। की झड़प पर अनादिल ने झट से वीडियो कॉल की थी। ये हल्दी है। अनाबिया की आंखें फटी की फटी रह गई थी। आप ही ने तो कहा था। आह, ये मासूमियत। दिल्ली में ये मीठा सोडा है। तुम आखिर उस बेचारे के साथ क्या करना चाहती हो? अनाबिया ने दांत कुचलाते पूछा था। अनादिल ने मुंह बिसोर कर रह गई। खाना बनाने से कई बेहतर था कि वो केमिस्ट्री के फार्मूले याद कर लेती। अपने पीछे देखो, वो हल्दी है। उसका रंग पीला सा है, नहीं शायद नारंगी। अनादिल ने डब्बे को उलट पलट कर देखा था। दिल में तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। कभी हल्दी दूध में हल्दी मिलाकर नहीं पी तुमने? वो बिला वजह उसका बीपी हाई कर रही थी। अच्छा, तो ये वो हल्दी है। अब ये आप पहले नहीं बता सकती थी? अब मुझे क्या पता कि दूध में मिलाने वाली और खाना बनाने वाली हल्दी एक ही होती है। सारे इल्जामात से खुद को बुरी करते वो अब निहायत ही मुतमईन थी। या अल्लाह, शयान की हिफाजत करना। अनाबिया के दिल से दुआ निकली थी। आप सब लोग इसकी इतनी साइड क्यों लेते हैं? वो बुरा मान गई थी, क्योंकि हम सब तुम्हें बखूबी जानते हैं। वो मुंह में बड़बड़ा कर रह गई थी। इस कदर यहाँ किसी को नहीं थी, इसकी कदर यहाँ किसी को नहीं थी। खैर, 2 घंटों के अनथक मेहनत के बाद अनादिल शहजाद ने शयान मीर अहमद के लिए दोपहर का खाना तैयार कर ही लिया था। अब वो कैसा बना था ये तो शयान ही बता सकता था। जब वो ऑफिस से घर लौटा था तो इसे एक खुशगवार हैरत का सामना करना पड़ा था। अनादिल बनी सबरी लाउंज में खड़ी थी, इसका इंतजार कर रही थी। वो मुस्कुराकर उसका हाथ थाम कर इसके कमरे में ले गई थी। इसके कपड़े बस कि हर चीज ही तैयार थी। अब ये खुशगवार हैरत परेशानी में तब्दील होने लगी थी। अनादिल बार बार किसी सरप्राइज का जिक्र कर रही थी और शयान की छठी हिस्स इसे मुसलसल लाल सिग्नल दे दिखा रही थी। अब बता भी दो कि क्या सरप्राइज है। डाइनिंग टेबल पर बैठी वो झुंझला कर गोया हुआ था। आज का खाना मैंने बनाया है। वो खुशी से उछली थी तब जबकि शयान का मुंह बेख्तियार खुल गया था। काश वो आज का खाना बाहर खा कर आया होता, या फिर अनादिल को ये ना बताता कि उसे भूख लग रही है। आह, ये काश। मैं तुम्हें खुद सर्व करती हूँ। मैं डाइटिंग पर हूँ। इसकी जबान फौरन मैदे को बचाने के लिए छूट खड़ा था। ज्यादा फ्री मत हो मेरे साथ। मैंने कल ही एक किताब पढ़ी है जिसमें शौहर के हुकूक के बारे में बताया गया था, और आज से मैं तुम्हारे सारे काम भी करूंगी और तुम्हारी इज्जत भी करूंगी। फॉक्स को उसकी गर्दन के पास ले जाते अनादिल ने निहायत ही मोहब्बत से कहा था। शह ने बेख्तियार थूक निकली थी। ऐसी इज्जत से तो बेइज्जती ही बेहतर थी। अब वो बहुत मोहब्बत से इसकी प्लेट सजा रही थी, जबकि खाने की शक्ल देखकर शैन को उल्टी आने लगी थी। चिकन के नाम पर पतला सा शोरबा, जले हुए कबाब और जुड़े हुए चावल, खाओ ना। वो कुर्सी घसीट कर इसके पास ही बैठ गई थी। अब वो ठोड़ी पर हाथ जमाए उसे खाने को कह रही थी। सांस रोकते इसने पहला लुक्मा लिया था। अनादिल की नजरें इस ही के चेहरे पर जमी थी। ये गुजारे लायक है। शैन की अटकी सांस भी बहाल हो चुकी थी। खाना इतना बुरा भी नहीं बना था, हाल पता अच्छा भी नहीं बना था। बस इसने पानी थोड़ा ज्यादा डाल दिया था। ये भी ट्राई करो। शैन का गुजारा लायक कहना ही इसका खून बढ़ा गया था। अब इसे खुद से ऐसी भी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो एक ही दिन में कोई मुहर्रिका मार लेगी। ये भी ठीक है, सिर्फ थोड़े से कच्चे हैं। ये जुमला इसने दिल ही में अदा किया था। हाँ, हाय अल्लाह जी, इसका मतलब है तुम्हें अच्छा लगा। वो पुरजोर से उठ खड़ी हुई थी। जबरन सर को अस्बात में हिला गया था। ये भी खाओ ना। शयान ने अब अफसोस से चाइनीज राइस को देखा था। आज सारे तजुर्बे इसी पर होने थे। ये भी अच्छे है, बस नमक ज्यादा है। ये जुमला भी दिल में ही अदा किया गया था। अब वो कम से कम अपनी बीवी का दिल तो नहीं तोड़ सकता था। अनादिल ने इतना ही बना लिया था, ये बहुत था। वरना इसके कुकर में खीर बनाने वाले वाकये के बाद शयान को इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि वो एक अंडा भी उबाल सकती है। बस अब ना मैं रोज खाना बनाऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता मैं सीख ही जाऊंगी। शयान के गले में फंदा लगा था। अब वो हर रोज ये सब नहीं खा सकता था।
तुम ठीक हो? पानी का गिलास इसकी जानिब बढ़ाते अनादिल ने फिक्रमंदी से पूछा था। लबों को जबरन खींचते हुए मुस्कुरा दिया था। खुले बाल और मेकअप से लदे चेहरे के साथ वो कैमरे के सामने बहुत पुरएतमाद से खड़ी थी। इशारा मिलने के बाद उसने मुस्कुराकर बात का आगाज किया था। मैं एक फेमिनिस्ट हूँ और मेरा मुतालबा सिर्फ इतना है कि आज क्यों हम औरतों की बराबरी के हकूक नहीं दिए जाते। अगर 4 मर्द सड़क पर खड़े होकर नाच सकते तो हम क्यों नहीं। आखिर क्यों ख्वातीन को दबाया जा रहा है। आखिर पर्दे के नाम पर हमें क्यों कैद किया जा रहा है। हम जैसा मर्जी लिबास पहनकर बाहर निकले ये हमारी मर्जी है। मर्द को चाहिए कि वो अपनी नजरें झुकाया करें। कुरान पाक में भी पहले मर्द को ही निगाहें झुकाने का हुक्म है। बराए मेहरबानी हम ख्वातीन पर फतवे लगाने से बेहतर है कि अपने गिरेबान में झांक कर जरूर देखे। कैमरा बंद होते ही वो निढाल सी सोफे पर टह गई थी। बहुत खूब फातिमा। इसके दोस्त ने उसे थम्स अप का इशारा दिया था। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। इसकी आवाज में नमी घुली थी। क्यों? इसकी दोस्त इसके पास आकर बैठी थी। तुमने कभी कमेंट्स पढ़े हैं? लोग मुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं, तनकीद करते हैं। और अक्सरियत तो ख्वातीन की है। हालांकि हम इन्हीं के हकूक पे बात कर रहे हैं। उफ फातिमा, उफ ये मनफी कमेंट्स ही तुम्हें बुलंदी तक लेकर जाएंगे। देखा नहीं तुमने तुम कैसे तुम्हारे फॉलोवर्स और व्यूज बढ़ रहे हैं। अवाम का काम ही सिर्फ बोलना है। तुम इनकी फिक्र मत करो। अगर आज तुम यहाँ अहादीस भी सुनाने बैठ जाओगी तो ये लोग तब भी तुम्हें नहीं बख्शेंगे। इनके पास तनकीद करने के अलावा कोई और काम नहीं है। तुम भी सिर्फ अपनी दिन ब दिन परवान चढ़ती शोहरत देखो। तुम्हारी वीडियोस ट्रेंडिंग पे आ रही है और बहुत जल्द मुख्तलिफ चैनल्स और टॉक शोज में तुम्हें अप्रोच करेंगे। तुम मशहूर हो जाओगे और साथ ही साथ अमीर भी। ऐसे में इन कमेंट्स की क्या औकात रह जाती है। वो तमस्कुराना हंसी थी। बेवकूफ होते हैं ये लोग। इन्हें लगता है कि हम एक कमेंट करके इस्लाह कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये गालियां और मुख्तलिफ अलकाबात देकर अपनी औकात दिखा रहे होते हैं। अगर इतने ही सच्चे और अच्छे मुसलमान हैं तो क्यों देखते हैं हमारी वीडियोस और आगे शेयर क्यों करते हैं। बस अस्तगफिरुल्लाह का एक कमेंट करके खुद को पास से समझने लग जाते हैं। अगर इतने ही अच्छे हो बाइकाट क्यों नहीं करते ऐसी चीजों का। रिपोर्ट क्यों नहीं करते, अकाउंट को फॉलो क्यों करते। खैर तुम ये सब छोड़ो। दर हकीकत इन्हें सिर्फ हर हफ्ते नया मौजूद चाहिए होता है। ऐसे में अगर हम जैसों का फायदा हो जाता तो फिर इसमें बुराई ही क्या है। फातिमा को इसकी बात से काफी हौसला हुआ था। इसने कुछ गलत तो नहीं किया कहा था। हलीमा की छोटी बहन का आज टेस्ट था जिसकी वजह से इसका स्कूल जाना बेहद जरूरी था, मगर गुफरान बलोच ने सख्ती से मना कर दिया था। उन्होंने अपनी तमाम बेटियों की पढ़ाई छुड़वाने का फैसला किया था, क्योंकि वो दर हकीकत ये अंग्रेजी पढ़ाई ही थी जो लड़कियों का दिमाग खराब कर देती है। इसकी बहन का रो रो का बुरा हाल था। हलीमा कब से तसल्ली दे रही थी, मगर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुफरान बलोच अपने डेरे में कुछ आदमियों के साथ बैठे जमीनों की मामला पर बातचीत कर रहे थे। घुमा फिरा कर बात फातिमा पर आ रुकी थी। कुछ इस किस्म की तल्ख गुफ्तगू हुई थी कि उन्हें मजबूरन वहां से उठकर आना पड़ा था। वो सर उठाने तक के काबिल नहीं रहे थे। जब अपने घर के सहन में दाखिल हुए तो सामने चारपाई पर इनकी छोटी बेटी बैठी आंसू बहा रही थी, जबकि हलीमा इसे मुसलसल तसल्लियां दे रही थी। गुस्से की वजह से इनके जबड़े भींच गए थे। वो तेज तेज कदम उठाते उनके पास आए थे। बंद करो सफे मातम। इनकी दहाड़ पर दोनों ही घबरा कर उठी थी। बताओ कौन है जिसके लिए इतनी आंसू बहा रही हो। बताओ पढ़ाई के बहाने किससे मिलने जाते हो। उन्होंने अपनी छोटी बेटी को बाजू पकड़ कर झंझोड़ा था। वो बुरी तरह सहम गई थी। सर में खाक दिलवा दी तुम लोगों ने। सच कहती है बेटियां महज बोझ होती हैं और बोझ से हमेशा कंधे झुक जाते। काश मेरा एक बेटा होता तो तुम सब मनुष्य पैदा ही ना होती। मुझे जिस जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है इस सब की वजह तुम लोग हो और तुम्हारी ये पढ़ाई। उन्होंने चारपाई पे पड़े बस्ते को जमीन पर उलट दिया। अब वो तेजी से किचन की जानी पड़े थे। माचिस मिट्टी का तेल लाकर उन्होंने सारी किताबों को आग लगा दी थी। घर के बाकी अफराद भी वहां पहुंच चुके थे। हलीमा की तीनों बहनों की आंख के ख्वाब छीन लिए गए थे। ये पढ़ाई ही असल फसाद की जड़ है। ये किताबें जब औरत ने सारी जिंदगी करना ही चूल्हा चौका है तो फिर कैसी तालीम। एक लड़की को तालीम दिलवानी ही नहीं चाहिए, कभी नहीं। चिल्लाने की वजह से इनका सांस फूल चुका था। अचानक ही इनके दिल में दर्द सा उठा था। दाएं बाजू अकड़ सा गया था। तकलीफ की शिद्दत से वो जमीन पे बैठते चले गए थे। तमाम अहले खाना भागता हुआ इन तक आया था, मगर तब तक वो बेहोश हो चुके थे। इनका बाजू मुड़ने लगा था और होठों से छाक निकलने लगी थी। दोपहर को तपती धूप में
सन ग्लासेस लगाए वो अपनी कार से बाहर निकला था कि एक नजर सामने खड़ी बिल्डिंग पर डालकर वो अंदर दाखिल हुआ था। रिसेप्शनिस्ट पर खड़ी लड़की ने अंदर इसके आने की इत्तला दी थी और अगले चंद लम्हों में वो ऑफिस के अंदर पुरतकल्लुफ अंदाज में कुर्सी पर टांग चढ़ाए बैठा था। चेहरा हद से ज्यादा मुतमईन था, जबकि सामने बैठे अशफाक साहब के चेहरे के तासुरात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इन्हें शयान का मुतालबा सख्त गिरा गुजरा था। मैंने इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है, मैं तो बस अपनी बीवी का हिस्सा मांग रहा हूँ। इसने सामने शीशे की मेज पर पड़ी अपनी कीज उठाई थी और बेहद लापरवाही से इन्हें उंगली में घुमा रहा था। मैं अनादिल का हिस्सा आपको नहीं दे सकता। क्यों? आंखों में गहरी चमक ली वो आगे होकर बैठा था। अब इसने अपने दोनों हाथ मेज पर रख लिए थे। क्योंकि ये अनादिल का हिस्सा है, मैं उसे ही दूंगा। इनके जवाब पर उसके लबों पर लम्हे भर को मुस्कुराहट आकर गायब हुई थी। उस अलम तो आपको शादी के वक्त ही अनादिल का हिस्सा उसे दे देना चाहिए था। तो फिर शायद आप देना ही नहीं चाहते। इसकी आंखों में मौजूद अजीब सी चमक अशफाक साहब को तैश दिलाने के लिए काफी था, मगर उन्होंने निहायत तहम्मुल से काम लिया था। वो इनका दामाद था, वो कभी अनादिल के लिए मुश्किलात खड़ी नहीं कर सकते थे। ऐसी कोई बात नहीं है, अनादिल मेरी बेटी है और आप सही कह रहे हैं। ये मेरी ही कोताही है जो मैंने पहले उसे उसका हिस्सा नहीं दिया। मगर अब उन्होंने सख्त तासुरात से शयान की आंखों में देखा था। मैं अपनी बेटी का हक सिर्फ अपनी बेटी को ही दूंगा और किसी को नहीं। अनादिल अगर खुद मुझे कहेगी तो मैं ही जायदाद उसके नाम करूंगा और इस अमर को यकीनी बनाऊंगा कि ये जायदाद सिर्फ उस ही के जेर इस्तेमाल हो। निहायती तहम्मुल का मुजाहरा करने के बावजूद भी वो इसे बहुत कुछ बावर करवा गए थे। वो लब भींच कर रह गया था, यहाँ रुकना बेकार था। वो अपने गुस्से पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करता लंबे लंबे डग भरता वहां से चला गया था। कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए अशफाक साहब ने गहरी सांस खारिज की थी। शायद मैंने जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया। इन्हें अब अपने किए हुए पछतावा हो रहा था। शादी के बाद ही शयान का रवैया बहुत अजीब सा था। इन्हें अब अनादिल की फिक्र सताने लगी थी। तो ये थी व्यूअर्स एंड रीडर्स हमारी आज की तीसरी किस्त। उम्मीद करती हूँ आपको ये किस्त फिल्म बहुत पसंद आएगी। चले जी इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी कर दिया करें। चले जी अगली किस्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।